नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका आज जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो है महाराणा प्रताप का मुगलों से संबंध। महाराणा प्रताप के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ, मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई। जन्म 9 मई 1597 को हुआ या राज्याभिषेक जो है वो 28 फरवरी 1572 को हुआ। ये फैक्ट है, ये तथ्यात्मक रूप से क्लियर हमें करना ही होगा। एक एक चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, 9 मई 1540 को जन्म बिल्कुल सही है। और उसके 57 साल बाद महाराणा प्रताप 57 साल जीवित रहे, तो यानी 1597 तक जो है वो महाराणा प्रताप रहे, इसलिए इनकी मृत्यु का समय भी सही है कि 19 जनवरी 1597। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा फैक्ट है वह 9 मई 1597। देखिए 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अगर जब हम विक्रम संवत पे जाते हैं तो विक्रम संवत के अनुसार 1597 आता है। तो ये 1597 तो यहाँ पर विक्रम संवत के अनुसार हम सही मान लें, लेकिन चूंकि एक समस्या आ रही है यहाँ, क्या 9 मई। अब अगर हम विक्रम संवत को मानते तो 9 मई नहीं मान सकते, क्योंकि फिर वो चैत्र शुक्ल उस प्रकार से होता, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तीसरा फैक्ट जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। और चौथा है राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572। तो ये याद रखिएगा, मेवाड़ की बेहतर स्थिति बनाने के लिए ही इनका राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। ये फैक्ट सही है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि जन्म 9 मई 1540 सही है, मृत्यु 19 जनवरी 1597 सही है, राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ये भी सही है। गलत क्या है? 9 मई 1597 जो है वो पूरी तरह से गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अकबर द्वारा प्रताप पर भेजे गए वार्ताकारों ने, यानी बातचीत करने वाले जो लोग थे, डायलॉग जो हुआ था उनके महाराणा प्रताप और अकबर ने के बीच जो डायलॉग हुआ था, वो डायलॉग करने वाले पिछले वार्ताकार कौन थे? तो वार्ताकारों में 1572 में किसे भेजा गया? 72 में किसे भेजा गया? प्रश्न ये है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। अब देखिए एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि क्रम इनका आपको याद रखना है। अधिकांश बार पूछा गया है, संभव है आगे पूछा जाए, तो उसके लिए तो एक सीधी ट्रिक है कि महाराणा प्रताप से मिलने आए अकबर द्वारा भेजे गए लोग, उनकी सीधी ट्रिक याद रखनी है आपको, जमा भट्टो, ठीक है। महाराणा प्रताप क्या था? महाराणा प्रताप जो थे वो अपने संकल्प की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे, दृढ़ थे संकल्प पर, इसलिए जमा भट्टो थे वो नहीं हिलते थे ऐसे ही, ठीक है। इसलिए उनकी ट्रिक ऐसे याद रखनी कि उनके पास चाहे कोई आए वो अपने निर्णय से हटने वाले नहीं थे। तो जमा भट्टो, इसको क्या करेंगे अपन, जय यानी जलाल खान, मा यानी मान सिंह, भय यानी भगवंत दास, ट यानी टोडरमल। क्रम से सही है ये, ठीक है। जय, मा, भय, टो, ठीक है ना, जमा भट्टो, ठीक। अब इसमें से आपको प्रश्न क्या पूछा गया कि 1572 के अंदर कौन आया, इनमें से 72 में कौन आया? तो ध्यान रखना 1573 में तो ये तीनों आए, कौन? मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ये तो कब आए? 1573 में। और 72 में कौन आया? जलाल खान, ठीक है। जलाल खान सबसे पहले आया था, जो 1572 में आ गया था। मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल ये सब 73 में आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर द्वारा आंधी व जहाजपुर जागीर प्रताप के किस भाई को दी गई? शक्ति सिंह को, जगमाल को, उपरोक्त दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिए, प्रताप के जो दो भाई थे, प्रताप के दो भाई थे, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह, ठीक है। ये दोनों थे, दोनों ही प्रताप के भाई थे, दोनों ही एक तरह से प्रताप से संतुष्ट थे। जगमाल के संतुष्टि का कारण था उनके पिता उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और फिर उसके बाद में मेवाड़ की जनता ने, या कहें कि मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को जो है वो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो चूंकि चलने वाली तो मेवाड़ के लोगों की थी, तो जगमाल को राज्य नहीं मिला, तो जगमाल कहाँ चला गया था? अकबर के पास, तो इसलिए संतुष्ट था। शक्ति सिंह और प्रताप के कुछ बात को लेकर के नहीं बन पाई, इसलिए शक्ति सिंह कहाँ चला गया था? अकबर के पास। लेकिन ध्यान रखिए, जगमाल जब गया था तो जगमाल के जाने के बाद अकबर ने उसे 2 जागीरें प्रदान की थी, एक आंधी और एक जहाजपुर। ये 2 जागीर जो है वो अकबर ने प्रदान की थी, किसको? जगमाल को। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जगमाल वो व्यक्ति जिसे 2 जागीर दी गई थी। शक्ति सिंह कुछ समय के लिए रहा, जब हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर अकबर की सेना की तरफ से लड़ने आया तो प्रताप को पूरी तरह संरक्षण भी किसने दिया था? शक्ति सिंह ने दिया था। तो शक्ति सिंह तो एक तरह से भाई का बड़ा लास्ट में जाकर, लास्ट तक अगर देखें
तो बहुत ही सपोर्टर रहा और उसके विचारों को अंत तक वो समझ पाया और जाकर के अंत तक जो है वो संरक्षण करके और फिर अपने भाई में मिल गया। लेकिन जगमाल सिंह जो है वो पद के लालच में लगा रहा और आंधी और जहाजपुर, या ये कहें कि स्वार्थ जिसे बोलते हैं, जो कुछ जागीरों का स्वार्थ मान लीजिए, ये 2 जागीर जो है वो अकबर ने किसको दी थी? जगमाल को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देखें तो बी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने प्रताप से युद्ध की योजना किस किले में बनाई? अकबर ने जो योजना बनाई, देखिए 2-3 बातें ध्यान रखना। पहली बात यह कि अकबर ने जो योजनाएं बनाई थी ना, तो पहला प्रश्न तो यह आता है कि जब उसने राजपुताने को जीतने के लिए योजना बनाई तो उत्तर आएगा नागौर दरबार। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, वो तो पूरे राजपुताने को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के ऊपर युद्ध करने के लिए, कहें कि हल्दी घाटी युद्ध या महाराणा प्रताप को कैसे भी अपने अधीन करने के लिए जो योजना बनाई थी, वो योजना बनाई उसने मैगजीन दुर्ग में। ठीक है, ये अजमेर में पड़ता है। और तीसरा शब्द रखा आपके ऊपर मांडलगढ़। मांडलगढ़ वो किला है जहां से मानसिंह, अकबर का सेनापति था हल्दी घाटी युद्ध में, तो मानसिंह ने आकर के और युद्ध के लिए जो रणनीति तैयार की थी वो कहां से की थी? मांडलगढ़ से। मोलेला और मांडलगढ़ ये 2 क्षेत्र थे जो उसके रणनीति के क्षेत्र थे, युद्ध के लिए तैयार होने के क्षेत्र थे। वहां से मानसिंह जो है वो युद्ध के लिए तैयार होकर के आगे बढ़ा था। इसलिए मांडलगढ़ में तो आप याद रखेंगे मानसिंह को, मैं से मांडलगढ़ और मैं से मानसिंह। मैगजीन दुर्ग आता है फिर। ठीक है, मैगजीन दुर्ग का ध्यान रखना। मैगजीन होता है बंदूक के अंदर डालने वाली मैगजीन, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो वो सब जो था, जो युद्ध के क्षेत्र के लिए जो हथियार थे, वो सब लगभग कहाँ थे? मैगजीन दुर्ग में, जहां पर अकबर जो रणनीति बनाता था दूसरे के ऊपर नियंत्रण करने की। तो इसलिए इसको याद रखना, मैगजीन के दुर्ग में बैठ करके अकबर ने महाराणा प्रताप पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? मैगजीन का किला। ठीक है ना। मांडलगढ़ से मानसिंह ने, नागौर दरबार से पूरे राजपुताने को जीतने की योजना किसकी थी? अकबर की। तारागढ़ दुर्ग का कोई विशेष उपयोग अकबर ने किया नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? युद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 18 अथवा 21 जून। अब यहाँ 2 सन इसलिए 2 तारीख जो है वो इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग डेट मानी है। यहाँ तक कि राजस्थान बोर्ड ने और जो अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर कई बार दिखाई देता है। हालांकि दोनों डेट कोई ज़्यादा बहुत दूर तो है नहीं, कोई व्यक्ति बैठ करके देखेगा नहीं। ठीक है, वो ज़्यादा अंतर नहीं मानेंगे, लेकिन इतना है कि या तो 18 से या फिर 21 से। ठीक है, 2 दिन का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं होता। 18 अथवा 21 जून 1576 को इस युद्ध को शुरू किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने जो है ये नाम दिया था कि ये युद्ध जो है वो हल्दी घाटी का है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली ये बदायूं ने कही थी। और लास्ट है खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। तो इन फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट गलत है ये हमें देखना पड़ेगा। तो पहला फैक्ट क्या है अपना? पहला फैक्ट है कि ये 1576 में युद्ध हुआ था 15 और 18 और 21 जून। तो फैक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, ये भी बिल्कुल सही है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ध्यान रखो एक बात ही समझिए कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी शब्द रखने का शौक नहीं था कि बदायूं जो है वो थर्मोपल्ली नाम देगा, संभव ही नहीं है। क्यों देगा? यहाँ के नाम दे देगा वो। ठीक है, तो थर्मोपल्ली की जिसको जानकारी है वो देगा, और थर्मोपल्ली की जानकारी किसको थी? कर्नल जेम्स टोड को ही थी। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली की तुलना किससे कर दी? मेवाड़ के इस युद्ध से। इसलिए मेवाड़ की थर्मोपल्ली कह दी इसने। अब आती है बात कि बदायूं ने फिर क्या कहा था? बदायूं ने इसे कहा था गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा था? गोगुंदा। ठीक है, गोगुंदा का युद्ध। ये हालांकि प्रश्न आपने काफ़ी पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है काफ़ी चर्चित प्रश्न है, ऐसा है नहीं कि बहुत नया है आपके लिए। तो बदायूं जो है उसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। याद रखने के लिए परमानेंट याद रहे इसलिए इसे याद रख सकते हैं कि गोबर में बदबू आती है, तो गो यानी गोबर और ब यानी बदायूं नहीं बदबू। ठीक है, इस प्रकार से इसे जोड़ करके याद रख सकते हैं, गोगुंदा का युद्ध बदायूं में। ठीक है, याद रखने के दृष्टिकोण से। फिर आती है खमनोर का युद्ध अबुल फजल। ये बिल्कुल सही है, खप गए। इस युद्ध के अंदर कई योद्धा खप गए। तो खप गए मतलब कैसे? खमनोर और फै यानी फजल, तो खप गए। ठीक है ना। इस प्रकार से खमनोर का युद्ध फजल के नाम से आप याद रख सकते हैं। ये इस प्रकार सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न ऐसे ही होंगे। प्रश्नों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होना, बस आपको कंफ्यूज करने का तरीका ढूंढेंगे। क्योंकि आप मान के चलिए कि महाराणा प्रताप कौन नहीं पढ़ेगा, सभी पढ़ेंगे, और लगभग इंटरेस्टिंग है तो याद भी सबको हो गया, और इसमें प्रश्न गलत होने की संभावना भी नहीं होती। लेकिन जो मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ, इन प्रश्नों में कहीं ना कुछ ऐसा आपको लगा होगा और लगेगा कि कुछ नया है।
क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में आ जाती है और हम देखते हैं कि में आता है और फिर वो गलत हो जाती है, इसलिए उस चीज़ से बचना है हमें, और उसी प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले इसका उत्तर क्या रहा अपना कि बदायूं जो है, यानी तीसरा ऑप्शन अपना गलत रहेगा इसमें, क्योंकि मेवाड़ की थर्मोपल तो तोड़ने गई थी और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। बाकी सारे फैक्ट बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह का सैनिक केंद्र कौन सा था? मानसिंह का सैनिक केंद्र कौन सा था? मांडलगढ़, मोलेला, उपरोक्त दोनों, या फिर गोगुंदा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि मांडलगढ़ और मोलेला ये दोनों ही क्षेत्र, मांडलगढ़ और मोलेला दोनों ही क्षेत्र मानसिंह के क्या थे? मानसिंह के लिए युद्ध के प्रमुख तैयारी क्षेत्र थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि सैनिक केंद्र के रूप में दोनों थे, और ये इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त दोनों, यानी मांडलगढ़ और मोरेला के अंदर मानसिंह ने युद्ध की तैयारी की, सैनिक केंद्र इसने इन्हीं दो क्षेत्रों को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में रणमंदार किसका हाथी था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राजपूत सैनिक, पठान सैनिक, मुगल सैनिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि राजपूतों के साथ थे पठान, ठीक है, हाकिम का सूरी पठान था और वो सब इसके साथ थे। मुगल अलग चीज है, ठीक है, तो मुगलों ने आक्रमण कर रखा है। अब मुगलों की जब हम बात करें तो उसके साथ हाथी कौन कौन थे? उनके साथ थे जयपुर के मानसिंह और बाकी लोग, और इधर राजपूतों के साथ जो है पठान थे, भील थे और खुद राजपूत थे, और इस प्रकार से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, यह सबको मालूम है। अब बात आती है यहाँ पर कि रणमंदार हाथी, यानी हाथियों की स्थिति कैसी थी, ये समझनी पड़ेगी। तो मुगल सेना के हाथियों की बात करें ना, गजमुक्त एक प्रमुख रूप से गज से नाम है ना, गज से जुड़ा हुआ, तो ये मान के चलिए कि ये सब जयपुर वाले दरबार से जुड़े हुए थे, इसलिए ये सब किस में जाएंगे? मुगल सेना के अंदर, ठीक है। अगली बात आती रणमंदार। रणमंदार हाथी भी यहीं का था, क्योंकि नाम मुगली नाम, मुगल वाले नाम ही नहीं है, रणमंदार ये यहाँ का नाम है। मतलब ये कह सकते हैं कि भारत से ही जुड़े हुए थे वो हाथी, तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि विदेश से आए थे, ये सारे हाथी यहीं के थे। तो गजमुक्त, रणमंदार, ठीक है, गजराज, और इसके अलावा मर्दाना। मर्दाना हाथी खुद मानसिंह का था, ठीक है ना, मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना, ठीक है। ये सारे हाथी, ये सारे के सारे किससे जुड़े? अच्छा, हवाई, एक हवाई और था, ये भी किसके था? मुगल सेना में ही था। ये कुछ प्रसिद्ध हैं, और भी थे हाथी तो, लेकिन ये प्रसिद्ध हाथियों के नाम इसमें आपको ध्यान रखने हैं। गजमुक्त, गजराज, रणमंदार, उसके अलावा हवाई और मर्दाना, ये हाथी किसके थे? मुगल सेना में। मर्दाना किसका था, ये ध्यान रखना है, मर्दाना मानसिंह का, ठीक। अब चलते अपन राजपूत हाथियों की तरफ। राजपूत सेना के जो हाथी थे उनके अंदर आपको अच्छी तरह से मालूम है, राम प्रसाद महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध हाथी था। इसके अलावा लूणा, ठीक है, ये दो प्रमुख हाथी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा खांडेराव एक और था, खांडेराव हाथी, ठीक है, ये भी किसकी तरफ से लड़ रहा था? राजपूतों की तरफ से ही लड़ रहा था। तो आपको विशेष रूप से किसको याद रखना है? राम प्रसाद को याद रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप के थे। लूणा और खांडेराव भी आप याद रख सकते हो। देखिए शब्दों से मालूम पड़ता है। लूणा ये राजस्थानी का खुद का परमानेंट नाम, एकदम ठेठ राजस्थानी, लूणा, ठीक है, तो डेफिनेटली है कि महाराणा प्रताप से लड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से खांडेराव, ये शब्द मालूम पटक जाते हैं कि ये किधर जा सकता है, ठीक है। इनको ध्यान रखते हुए आप सही उत्तर दे सकते हैं, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। कई हाथी युद्ध में लड़ते थे, कई लड़े, और प्रश्न तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ों की परमानेंट जानकारी होनी चाहिए। जैसे रणमंदार, अब ये हाथी किसका था? मुगल सेना का, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा अपना? मुगल सेना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में हाकिम खां सूरी किस टुकड़ी का प्रमुख था? हरावल, चंद्रावल, वाम पार्श्व या दक्षिण पार्श्व? ये आगे पीछे दाएं और बाएं के नाम हैं, ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे पीछे दाएं बाएं, क्लियर। हरावल आगे, चंद्रावल पीछे, ठीक है, वाम पार्श्व दायां और दक्षिण पार्श्व बायां, ठीक है, कोई वो नहीं है। अब सुनो, यहाँ जो बात आती है वो ये कि इनके प्रमुख कौन कौन थे? हरावल हाकिम का है से हरावल और है से हाकिम का, ठीक है ना। हाकिम का किसका था? हरावल का, क्लियर। चंद्रमा की पूजा करते हैं तो पुंजा, राणा पुंजा की अगर हम बात करें तो ये किससे जुड़े हुए थे? चंद्रावल से, ठीक। फिर बात करते हैं वाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व, ठीक। इन दो को और देखें तो ऐसी स्थिति के अंदर वाम पार्श्व की जब बात करते हैं तो वाह और मैं, ठीक है। मैं के अंदर बात करें तो झाला मन्ना, झाला मन्ना, ये मन्ना जो है ना, ये किस में आ गए? वाम पार्श्व के प्रमुख थे, झाला मन्ना, ठीक है। फिर दक्षिण पार्श्व की बात आती है। दक्षिण पार्श्व में जब हम जाते हैं तो वहां पर आते हैं राम, दक्षिण यानी श्रीलंका,
और श्रीलंका पे आक्रमण किसने किया था? राम ने किया था। इसलिए इसको याद रख सकते हैं कि राम शाह बोलते उन्हें, राम शाह जो थे वो किसके थे? दक्षिण पासर के। ये 4 प्रमुख है। एक बार वापस देख लीजिए। हरावल हाकिम खां सूरी, है से हरावल, है से हाकिम खां। चंद्रावल पुंजा, चंद्रमा की क्या की जाएगी? पुंजा, ठीक है। उसके बाद वाम पासर की देखें तो मन्ना, मैं से क्या उठाएंगे? मन्ना को। वाम के अंदर मैं है और मैं से मन्ना हो गया। फिर दक्षिण पासर में, दक्षिण यानी जो कन्याकुमारी या फिर श्रीलंका बोल सकते हैं, वहाँ आक्रमण किसने किया था? राम ने, इसलिए राम शाह। इस प्रकार से चारों नाम आपको याद रखने हैं। तो इसलिए प्रश्न क्या पूछा अपने को? हल्दी घाटी युद्ध के अंदर हाकिम का सूरी किस टुकड़ी का प्रमुख था? तो हरावल का प्रमुख था। कौन? हाकिम खां सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध किसने माना? मनोत नैणसी, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा, राज प्रशस्ति। किसके अंदर इसे अनिर्णित युद्ध के रूप में स्वीकार किया गया? तो देखिए, मनोत नैणसी, अबुल फजल, राज प्रशस्ति, इनकी बात हम जब करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, राज प्रशस्ति जो ना, इसमें तो कहा गया था कि प्रताप विजयी रहे। और ये दो है ना, मनोत नैणसी, अबुल फजल या बाकी इतिहासकार, उन सभी ने कहा था कि अकबर विजयी रहा। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जो है, उन्होंने इसे मध्य की बात कह दी कि अनिर्णित युद्ध था। और वास्तव में देखा जाए तो अनिर्णित ही युद्ध था, क्योंकि युद्ध तो वो था ना, आखिरी समाप्त हो जाए फिर एक व्यक्ति जीते। अकबर को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। महाराणा प्रताप भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिले यहाँ पर। और फिर अंततः महाराणा प्रताप ने संघर्ष करके फिर से पूरे मेवाड़ को विजय प्राप्त कर ली। तो इसलिए सीधा सा कहा जाएगा कि इसके अंदर कोई, हम ये स्पष्ट नहीं कहते कौन जीता, कोई युद्ध ही एक प्रकार से होकर के समाप्त हो गया। और चूंकि महाराणा प्रताप को भी सर्वस्व नहीं मिल पाया, चित्तौड़ रह ही गया था, इसलिए अंतिम विजेता महाराणा प्रताप को नहीं कह पाए। तो कुछ हद तक देखा जाए तो इनकी बात को एक तार्किक रूप में हम अनिर्णित युद्ध कह सकते हैं। बाकी महाराणा प्रताप वो व्यक्ति हैं जो हमेशा विजयी थे, विजयी हैं और विजय ही रहेंगे। ठीक है, तो प्रताप की तो हमेशा जय ही रहेगी। अगली बात है, लास्ट जो हम देखते हैं वो आता है, अंतिम प्रश्न है अपना, शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए कितने प्रयास किए? ये बात के प्रयास हैं, प्रयास ही करते रह गए, लेना देना कुछ था नहीं। जब हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर ही कोई निर्णय नहीं निकाल पाए तो बाद के युद्ध की तो हम बात ही क्या कर सकते हैं। ये प्रश्न आखिरी है आज के लिए, लेकिन इसके बाद भी कुछ महाराणा प्रताप में बच गया तो 10 क्वेश्चन में और लेके आऊंगा महाराणा प्रताप के संबंध में, उनको भी आप जरूर देखिएगा। इसके बाद आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए कितने प्रयास किए? 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 या 4? ठीक है, तो देखिए 77, 78, 79, याद रखना 77, 78 और 79, 79। अच्छा, ये निश्चित रूप से 1500 में आएंगे, ठीक है ना। 1540 में जब महाराणा प्रताप जन्म लेते हैं, ठीक है, 1597 के अंदर जब उनकी मृत्यु होती है, तो निश्चित रूप से उसके बीच के दौर की बात है, तो 1500 आएगा। ठीक है, 1577, 1578, 1579 प्रयास किए, 1, 2, 3, 4, तो 3 प्रयास किए उन्होंने। 1577, 1578, 1579, ये 3 प्रयास इन्होंने किए थे। किसने किए थे? शाहबाज खान के माध्यम से अकबर ने किए थे। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे, संघर्ष जीवन की शुरुआत में ही सीख लिया था, और उन भीलों के बीच रह करके जिन्होंने की का नाम दिया, वहाँ से उन्होंने अपना जीवन शुरू कर दिया था। तो संघर्ष जब होता है ना, तो उसके बाद कोई किसी को हरा नहीं सकता। जीवन में संघर्ष पार लिया तो फिर उस स्थिति में सफलता असफलता का कोई मान्य नहीं होता। मनुष्य का जीवन अंततः सफल ही रहता है, ये बात पक्की आप मान लीजिए। और यही रहा महाराणा प्रताप के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये टॉपिक कि मुगलों से संबंध मानसिंह के क्या थे, हमें ये जानना होगा। इसके में 10 महत्वपूर्ण, जो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में पक्का इनमें से आए, अगर मानसिंह के संबंध में पूछेगा तो पक्का इनमें से आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इनको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है अपना इसमें कि मानसिंह के संबंध में सुमेलित नहीं है। कौन सी चीज़ सुमेलित नहीं है? पहले मानसिंह की जानकारी लेंगे, फिर अगले क्वेश्चंस में इन दोनों के, मानसिंह और मुगलों के संबंध की बात होगी। तो पहला प्रश्न जो है वो है कि इसका जन्म 1550 के अंदर मौजमाबाद के अंदर हुआ था। तो जब जन्म हुआ तो मौज में हुआ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 1550 मौजमाबाद बिल्कुल सही मानते हुए आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा है इनकी मृत्यु 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर, एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर इनकी मृत्यु हुई, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है पिता भगवंत दास, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे आता है माता रत्नावती। रत्नावती जो है
रै से रत्नावती और रै से राय सिंह। राय सिंह बीकानेर की माँ का नाम था। कौन? रत्नावती। बीकानेर के जो राय सिंह जी थे उनकी माँ का नाम क्या था? रत्नावती। फिर मानसिंह की माँ का नाम क्या था? तो मानसिंह की माँ का नाम था भगवती। क्या नाम था? भगवती। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मानसिंह की माँ का नाम भगवती, पिता का नाम भगवंत दास। 1614 में एलिसपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हुई। जन्म हुआ था मौजमाबाद के अंदर 1550 में। अब हम यहाँ से बात आगे चलें तो एक प्रश्न, साधारण सा प्रश्न बनता है, ठीक है, उसका आप ध्यान रखिएगा कि जब 1550 के अंदर मानसिंह का जन्म हुआ था ना, उसके 12 साल बाद यानी 1562 के अंदर ये अकबर की सेवा में चले गए थे। ठीक, आगे के प्रश्न में उत्तर बिल्कुल सही देना, इसके संबंधित 2-3 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं। तो यहाँ उत्तर क्लियर हो चुका होगा, डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। मानसिंह वो मुगल संबंध या वह है, वह को आप वही समझे, ठीक है, वह मुगल संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? अकबर की सेवा में 1562 में गए, प्रथम अभियान 1569 में हुआ, काबुल की सूबेदारी 1585 में प्राप्त हुई, पहला राज्याभिषेक आमेर, यहाँ फिर मिस्टेक है, आमिर नहीं आमेर, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो राज्याभिषेक था वो आमेर में था। इनमें से कौन सा फैक्ट गलत है? ध्यान रखिएगा, आजकल कंपटीशन में नॉट मतलब क्या नहीं है। अभी रीट के एग्जाम में देखा होगा, खूब क्वेश्चन सारे लगभग ऐसे ही थे सामाजिक के, इनमें लास्ट में लिखा हुआ था नॉट, मतलब जो हैं उनमें से कौन सा नहीं है। और मैं लगभग यही पढ़ाता हूँ, अगर आपने देखा हो तो मेरे पिछले पेपर्स को या पेपर सेट को और जो आपके यहाँ यूट्यूब पे देता हूँ वो सब ज़्यादातर में यही पैटर्न चलता है, क्योंकि यहाँ इसके माध्यम से पूरी सारगर्भित जानकारी जो है नोट के माध्यम से बच्चे से ली जा सकती है। इसलिए नोट आजकल के पैटर्न यही होना है। निश्चित मान लीजिए अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो नोट लगा करके आएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब सब कुछ पूछ लो उससे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये बात इसमें तय है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें अकबर की सेवा में 1562 में, तो मैंने भी बताया था आपको 1550 के अंदर इनका जन्म हुआ और 50 से 12 साल बाद मतलब 62 के अंदर ये कहाँ पहुँच गए? अकबर की सेवा में। तो ये हो गया बिल्कुल सही। फिर प्रथम अभियान 1569 में, 1569 में जब पहली बार गए थे ना ये गए थे रणथंबोर के आक्रमण के समय। रणथंबोर के अंदर जो आक्रमण हुआ था उस आक्रमण में मानसिंह अकबर की सेवा में थे उस समय, और उस समय जो है उन्होंने कार्य ये किया था। कहने का मतलब है कि पहली बार युद्ध लड़ने के लिए अकबर की सेना की तरफ से कहाँ गए थे? ये रणथंबोर गए थे। तो प्रथम अभियान जो इनका माना जाता है वो माना है 1569 में। फिर है काबुल की सूबेदारी 1585 में। तो 85 यानी वहाँ पर जाकर के जो वस्तुएं थी उन्हें पिचका दिया, पिचका दिया मतलब दबा दिया। ठीक है, तो काबुल के लोग थे ना, ताकतवर थे, तो काबुल के लोगों को क्या कर दिया? उन्होंने पिचका दिया, ऐसा याद रख सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल 85 भी सही रहेगा, काबुल पिचका दिया। ठीक, अब रह गया कौन सा? पहला राज्याभिषेक। तो देखिए पहला राज्याभिषेक, जो मानसिंह के राज्याभिषेक की हम बात करते हैं ना, तो पहला राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था बिहार के अंदर पटना में। ठीक है, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था आमेर में। आमेर उनका मूल स्थान था। अब घटना क्या थी, स्थिति क्या थी वो समझिए। देखिए जिस समय भगवंत दास की मृत्यु हुई तो निश्चित रूप से पद खाली हो गया। अब भगवंत दास की मृत्यु के बाद मानसिंह को प्रधान जो शासक बनना था, तो वहाँ पटना में ही अकबर ने उसका क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। फिर उसके बाद जब वो आमेर आए तो आमेर आने के बाद भी उनका फिर से क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। इसलिए पहली बार राज्याभिषेक जो हुआ वो तो हुआ पटना में, और दूसरा राज्याभिषेक आमेर के अंदर आकर के हुआ। किसका? मानसिंह का। ठीक है, तो यहाँ पहला राज्याभिषेक गलत है। पहला राज्याभिषेक कहाँ था? पटना में, और ये दूसरा आएगा यहाँ, क्या आएगा? दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आमेर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसिंह ने निम्न में से दरबारी कवि नहीं थे, मतलब मानसिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन से नहीं थे? इस प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है राय मुरारीदान, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा हापा बारहट और चौथा है राजेंद्र। ठीक है, इस बात के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, राजेंद्र जो हैं, राजेंद्र राय सिंह के दरबारी, राय सिंह जो थे बीकानेर के राय सिंह, उनकी उपाधि थी। क्या थी ये? उपाधि। तो यहाँ निश्चित रूप से इस बात को ध्यान रखना, रै से राजेंद्र और रै से राय सिंह, इनका संबंध रै से ही ज़्यादा रहा है। रत्नावती जो इनकी माँ का नाम था, राजेंद्र इनकी उपाधि थी, राय सिंह ये इनका नाम था,
ठीक है। तो राय सिंह के संबंध में आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं, ट्रिकली एक बात आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। फिर आता है हापा बारट, सही है, इनके दरबार में थे। जगन्नाथ, ये भी थे। मुरारीदान, ये भी थे। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ के हाथ में क्या है, मुरारी है, ये मुनारी नहीं है, इसको भी सही कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, मुरारी, ठीक है। तो मुरारीदान, तो जगन्नाथ मुरारीदान, तो जगन्नाथ के हाथ में क्या है, मुरारी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में मुरारी है, जो मुरली बोल सकते हैं उसे, मुरारी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मुरली याद रखिएगा, मुरली, और किसके हाथ में, जगन्नाथ के हाथ में। अब यहाँ पर जो है पुंडरीक विट्ठल, विट्ठल उनके क्या थे, जो है उनके अनुयायी रहे भगवान श्री कृष्ण के, विट्ठल विट्ठल, ठीक है। तो तीन हो गए, तो तीनों तो एक साथ कनेक्ट कर लेना आप, कौन से, पुंडरीक विट्ठल, जगन्नाथ, मुरारीदान, तीन तो ये थे इनके दरबार में। हापा बारट चौथा व्यक्ति था, किनके दरबार में, मानसिंह के दरबार में। तो चार नाम आपको याद रखने प्रमुखता है, कौन कौन से, मुरारीदान, जगन्नाथ, पुंडरीक विट्ठल, जो इसमें लिख नहीं है वो होना चाहिए था, राजेंद्र के स्थान पे हम उसे मान सकते हैं, पुंडरीक विट्ठल को, ठीक है। और हापा बारट, और राजेंद्र कौन था, राय सिंह की उपाधि थी, ठीक है, राजेंद्र, ठीक। तो इस आधार पर गलत कौन सा हो गया, राजेंद्र गलत हो गया, ठीक है। तो कवि नहीं थे, राजेंद्र नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों को मानसिंह ने मनसबदारी दी थी। मानसिंह को कितनी मनसबदारी दी, ध्यान रखना, मानसिंह को मुगलों ने सर्वाधिक मनसबदारी दी थी। सबसे ज़्यादा मनसबदारी किसको दी थी, मानसिंह को। अब कितनी दी थी, तो इसमें सीधा सीधा एक फैक्ट है, तो इसमें तो याद रखना है परमानेंट ही, 7,000 की मनसबदारी, कितनी, 7,000 याद रखना। मतलब अकबर ने ये सोचा कि मानसिंह को अगर मुझे साथ रखना है तो उसे 7,000 की क्या देनी पड़ेगी, मनसबदारी देनी पड़ेगी। मनसबदारी जानते हो, नीचे जो सैनिक कार्य करते हैं वो मनसबदारी होती है कि इतने लोग काम कर रहे हैं, मतलब इतने बड़ा क्या है, ये मनसबदार है, ठीक है। इसकी डिटेल बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह ने कौन से नगर स्थापित किए, मानसिंह ने किन नगरों की स्थापना की। पहला ऑप्शन है अकबरपुर बंगाल, दूसरा मानपुर बिहार, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मानसिंह जो है वो ऐसा तो नहीं होगा ना, खुद के नाम पे नगर बसा लेगा और अकबर के नाम पे नहीं बसाएगा, तो जाते ही अकबर पूछेगा तूने तेरे नाम से बना लिया, मेरा कोई सतुना ही नहीं है, उससे कहा ना, कन्फर्म पूछ लेगा, मेरा तो कुछ, मेरा भी तो पूछा किया होता कुछ ना कुछ। तो इसलिए उसने क्या किया, पहले तो बंगाल के अंदर ही किया। बंगाल में क्या किया, चूंकि बंगाल का वो सूबेदार रहा है, कौन, मानसिंह, मानसिंह बंगाल के सूबेदार थे, ठीक है। तो उस समय ही उन्होंने क्या किया, बंगाल में तो क्या नगर बसा दिया, अकबरपुर, और बिहार में बसाया फिर अपने नाम से, और वो कौन सा बसाया, मानपुर, और ऐसे करके दोनों नगर बसा दिए, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। तो मानसिंह ने कौन से नगर बसाए, अकबरपुर बंगाल और मानपुर बिहार। किस समय बसाए, तो जब बंगाल के अंदर सूबेदार थे उस समय, यानी बंगाल अभियान बोल सकते हैं, उस समय इन्होंने बसाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने, मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी कब दी गई। 85 की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी, याद होगा आपको, अफगानियों को क्या कर दिया, काबुल को पिचका दिया। तो काबुल वाला मामला तो कब हो जाएगा, 85 में, ठीक है। और ध्यान रखना, बंगाल के अंदर जो चोर थे उनको पकड़ने गए थे, कौन, मानसिंह, बंगाल के चोरों को पकड़ने गए थे। तो चोर यानी 94, ठीक है। तो 1594 के अंदर मानसिंह ने बंगाल की सूबेदारी प्राप्त की थी, और बंगाल में 1594 में थे वो। 85 में कहाँ थे, काबुल में, और 94 में कहाँ थे, बंगाल में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल सेना के सेनापतित्व में, मतलब मुगल सेना का सेनापति बन के मानसिंह ने पहला युद्ध कौन सा लड़ा, प्रथम युद्ध कौन सा लड़ा था, पहला युद्ध कौन सा था। बंगाल आक्रमण, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बंगाल के तो वो सूबेदार थे, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर और चूंकि पूरी सेना का नेतृत्व करने की स्थिति बनी नहीं कभी वहाँ, तो फिर दक्षिण भारत में आक्रमण ये बनी, लेकिन बहुत लास्ट में बनी, ठीक है। और पूछा क्या है अपने को, प्रथम युद्ध। फिर बिहार आक्रमण, ये वो बंगाल के आसपास, क्योंकि बंगाल से फिर आ रहे थे तो बिहार वाला मामला हो गया। अब रह गया हल्दी घाटी। ध्यान रखना, सबसे फेमस हल्दी घाटी था। पहले हल्दी घाटी के युद्ध में ही अकबर ने राजपूत को राजपूत के खिलाफ खड़ा करना, ये अकबर की क्या थी, नीति। तो इसलिए इस नीति के तहत ही जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर पहली बार सेनापति बना करके ही मैदान में उतार दिया। किसको, मानसिंह को, ठीक है। तो ध्यान रखना, मानसिंह ने पहला जो युद्ध लड़ा था किसके, मुगल सेना का सेनापति बनके, तो वो हल्दी घाटी का युद्ध ही था, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
मानसिंह अकबर की सेवा में कितनी उम्र में चले गए? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मानसिंह का जन्म 1550, ठीक है, और उसके बाद में 1562 के अंदर वो चले गए। तो ऐसे में बताइए कितनी वर्ष हुई? 12 वर्ष की उम्र। और ये बात मैंने शुरू में कह दी थी कि 2-3 प्रश्न से रिलेटेड होंगे और एग्जाम में यही आना है, इनमें से आना है। क्यों? प्रश्न का टॉपिक क्या है? रिलेशन विथ मानसिंह एंड मुगल। तो यहाँ ये बात समझनी होगी कि जब रिलेशन है तो सबसे पहला रिलेशन यहीं से स्टार्ट होता है कि कितने वर्ष की उम्र में वो चला गया था उसकी सेवा में वहाँ पर, ठीक है, कब चला गया था। तो 2 प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है कि 12 वर्ष की अवस्था में चला गया था, मतलब 1562 में चला गया था निश्चित रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मानसिंह ने मुगल दरबार में जाकर किस धर्म को अपनाया? ये फिर रिलेशन है, ठीक है, कि मानसिंह और मुगलों के बाद बीच जो रिलेशन था उस रिलेशन में धर्म का संबंध कितना था। तो क्या जाते ही उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया? क्या जाते ही उन्होंने दीन इलाही, जो कि अकबर द्वारा, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। और अकबर के साथ जो है, और बीरबल, अकबर और बीरबल के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस धर्म को अपनाए। एक तो अकबर था और एक बीरबल, ये भी थे, ठीक है ना। बाकी किसने इस धर्म को नहीं अपनाया, ठीक है, दीन इलाही को। फिर बात आती है, और ये किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। हिंदू धर्म की बात रखी कि हिंदू धर्म को ही अपनाया, तो ध्यान रखिएगा। या फिर चौथा ऑप्शन है सभी धर्मों को त्याग ही दिया, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने पहला जो हिंदू धर्म जो है उस धर्म को इन्होंने अपनाए रखा, अपने जीवन के अंदर हिंदू धर्म को ही बनाए रखा, ठीक है। ये नवा क्वेश्चन हो गया अपना। आखिरी क्वेश्चन जो है वो हम देख सकते हैं कि पुंडरीक विट्ठल मानसिंह के दरबार में थे। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, मानसिंह के दरबारी कवि 4 कवि थे, बताइए। पहले मुरारीदान, जगन्नाथ, ठीक, 2 तो ये हो गए, फिर पुंडरीक विट्ठल, और चौथा व्यक्ति जो है वो अब आप कमेंट कर दो, क्योंकि अब यहाँ करना, वहाँ देख के मत करना, ईमानदारी है आपकी, ठीक है ना। ये 4 है आपको याद रखने हैं, अच्छे से आपको याद रखने हैं। दरबारी कवि की बात मैंने की है, तो पुंडरीक विट्ठल जो कि मानसिंह के दरबारी क्या थे? कवि थे। न तो साहित्यकार थे, न वास्तुकार थे, न इतिहासकार, ये क्या थे? कवि। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे पुंडरीक विट्ठल, याद रखिएगा। इनका संबंध, इनको भी मैंने इसलिए लिया है कि इनके कार्य का संबंध भी मुगलों से रहा है, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक हो मैं पहले बता दूं आपको, ये तैयार करके लाना। और ये टॉपिक जो है वो है आपका रायसिंह वर्सेज मुगल संबंध, ठीक है ना। ये आप अच्छे से याद करके लाएंगे, रायसिंह बीकानेर वर्सेज मुगलों के साथ इनका संबंध, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रायसिंह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? किस तथ्य को गलत माना जाएगा? गलत की बात करें तो सबसे पहले जन्म जुलाई 1541, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। 1550 से के आसपास, यानी उसकी लाइन में 1541 में शुरू में आ गया। उस समय इसका क्या हुआ था? जन्म। 1612 बुरहानपुर और कल्याणमल, ये दोनों शब्द देखो आसानी से याद हो जाएंगे, ध्यान देना। पिता कल्याणमल और मृत्यु बुरहानपुर के अंदर हुई थी। राय जो व्यक्ति लेता है ना, वो व्यक्ति लेता है किससे? पिता से, तो उसका होता है कल्याण। और अगर वो राय नहीं ले तो होती है उसके साथ क्या होता है? बुरा, क्योंकि अनुभव किसके पास है? पिता के पास है। तो पिता कल्याणमल, राय पिता से लेंगे तो कल्याण होगा, अन्यथा बुरा होगा तो बुरहानपुर, ठीक है। इस प्रकार से तीनों फैक्ट को आप याद रख सकते हैं। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि गलत तथ्य गलत है कौन सा है, तो देखो राय सिंह जो है वो मारवाड़ के प्रताप नहीं, मारवाड़ के कर्ण कहे जाते हैं। मारवाड़ के प्रताप के नाम से राव चंद्रसेन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चंद्रसेन जी जो हैं वो प्रताप के नाम से जाने जाते हैं, मारवाड़ के प्रताप के नाम से, ठीक है। और मारवाड़ के कर्ण के नाम से कौन जाना जाता है? राय सिंह, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर हो गया अपना कौन सा हो गया? डी, क्योंकि ये फैक्ट क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राय सिंह। कौन? राय सिंह। राय सिंह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? अकबर व शाहजहां के समकालीन थे। शासनकाल 1575 से 1612 था। अकबर ने सर्वप्रथम अजमेर का अधिकारी नियुक्त किया। उपनाम राजपूताने का कारण, तो देखिए 2-3 बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। क्या कि उपनाम राजपूताने का कर्ण है, बिल्कुल सही है। अजमेर के अधिकारी नियुक्त थे क्या? मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ये कहाँ के अधिकारी नियुक्त थे? सबसे पहले अकबर ने कहाँ नियुक्त किया था? जोधपुर नियुक्त किया था। तो ये फैक्ट क्या हो गया अपना? गलत।
शासनकाल 1575 से 1612 बिल्कुल सही, और अकबर शाहजहां दोनों के काल में थे, ये भी बिल्कुल सही। तो ध्यान रखना है कि अकबर और शाहजहां दोनों के काल में थे। कौन? राय सिंह। 1575 1612। अब आप कहोगे सर जन्म तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शासनकाल की, जन्म की नहीं कर रहा है यहाँ, जन्म वाली बात अपन कर चुके। ये शासन कब से करना शुरू किया? तो 1575 से 1612 तक का इसका क्या चला था? शासनकाल, ठीक है ना। तो 1612 भी अपन ने देखा था, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर जो बात कर रहे थे अपन कि इनमें से तथ्य गलत कौन सा है, तो गलत ये है अजमेर वाला। अजमेर के नहीं बल्कि कहाँ के थे ये? जोधपुर के प्रशासक के अधिकारी नियुक्त हुए थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज सिंह को बीकानेर का शासक बनते ही कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? जब वो बीकानेर के शासक बने, बनते ही कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? हुई का मतलब उन्होंने स्वयं प्राप्त की थी, ध्यान रखना इस बात को, खुद उपाधि प्राप्त की थी। तो वो कौन सी थी? महाराजाधिराज की उपाधि थी, ये ध्यान रखना, महाराजा की नहीं, महाराजाधिराज, क्योंकि महाराजे की भी उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन आपको क्या याद रखना है? महाराजाधिराज की उपाधि याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान नहीं की? तो इनमें से ये प्रश्न उठता है कि कौन सी नहीं प्रदान की, ठीक है। राय सिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान नहीं की, मतलब कोई 2-3 तो की है, तो पक्की बात है। तो ध्यान रखना, राजेंद्र की जो उपाधि ना वो उसके कवि ने प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? कवि। किसका कवि? राय सिंह के कवि ने, ठीक है ना। इसलिए महाराजा और राय, महाराजा की उपाधि और राय की उपाधि ये किसने दी थी? अकबर ने दी थी। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि महाराजाधिराज की किसने दी थी, तो किसने दी? खुद नहीं ली थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, महाराजा और राय, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि महाराजा और महाराजा राय में अंतर है, ठीक है ना। एक तो महाराजा में और एक महाराजाधिराज, इन दोनों में अंतर है। महाराजाधिराज उन्होंने स्वयं ली थी और महाराजा ने छोटी उपाधि तो अकबर ने दे दी, बड़ी खुद ले ली, समझ गए, ये याद रखना। और राजेंद्र की उपाधि किसने दी थी? उनके कवि ने। तो उपाधियों में से प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए अब, ठीक है ना। इसके लिए मैंने क्वेश्चन 2 बना दिए, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न क्लियर हो चुका होगा, ये तथ्य गलत है क्योंकि राजेंद्र की उपाधि उनके कवि ने उनको प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर ने 1593 में किसके विरुद्ध दानियाल के थट्टा अभियान में भेजा था? किसको? राय सिंह को भेजा था। सीधी सी बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? राय सिंह की ही बात करें ना। तो राय सिंह जी को किसके विरुद्ध? दानियाल के थट्टा, मतलब दानियाल के थट्टा अभियान के ऊपर जब भेजा था तो किस शासक के, किस व्यक्ति के विरुद्ध भेजा था? तो ध्यान रखना, आज का जो कलयुग का युग है ना, इसमें दान देना लेना सब क्या है, लोग बुराई बताते हैं। हालांकि देना चाहिए, मेरी राय तो ये है, जितना अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो दे दो, ठीक है ना। कुछ नहीं है, हम ऊपर लेके जाने से रहे, जितना हमारे पास है वो अपने पास रखो और बाकी दे दो, जितना हो सकता है दान दे देना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बुरहानपुर या बोले तो बुरहान उल मुल्क, इसके विरुद्ध जो है दानियाल के थट्टा के अंदर अभियान निभाया राय सिंह ने। किसने? राय सिंह ने। तो बुरहानपुर याद रखना, बुरहान उल मुल्क, दान देना क्या है? बुरा है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, याद रखने के लिए है सिर्फ, ठीक है, देने के लिए मनाही नहीं किया मैंने। आगे, दत्तानी का युद्ध 1583 में, अच्छा ये ध्यान रखना एक प्रश्न इसमें देखो, 1593 मैंने पहले पढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ गलती नहीं है, ये प्रश्न पहले आ गया तो बता दिया, ऐसा इतना ही है इसमें, ठीक है। अब जो प्रश्न आ रहा है ना वो 1583 का आएगा। किसका आएगा? 1583 में जो युद्ध हुआ वो कौन सा हुआ? दत्तानी का। मतलब पहले दत्तानी का युद्ध हुआ, फिर दानियाल का युद्ध हुआ, पहले द फिर दा, ठीक, दत्तानी और दानियाल, याद रखना। 83 में दत्तानी का युद्ध हुआ था और उसमें राय सिंह ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी? दत्तानी के युद्ध में किसके साथ, किसके विरुद्ध लड़ी? तो बुरहान मुल्क, बुरहान का तो मैंने बता दिया, बुरा क्या है? दान हो गया। सुरतान, सुर यानी देवता, और देवताओं से हम क्या चाहते हैं? दत्तानी, हमारे दाता कौन है? दत्ता, दाता कौन है? सुर, अर्थात देवता ही हमें प्रदान करते हैं, तो देवता सबको दे देंगे, हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे याद रखना है इसको। तो दत्तानी का युद्ध 1583 के अंदर सुल्तान देवड़ा और जो है राय सिंह के बीच में हुआ था, ठीक है ना। याद रखना, रासुका लग गया, तो रा यानी राय सिंह और सुका यानी सुरतान, ठीक है ना। दत्तानी युद्ध के अंदर रासुका लगा था, ऐसा आप याद रख सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट चीज, दत्तानी के युद्ध में महाराणा प्रताप का कौन सा भाई लड़ता हुआ मारा गया?
अब आप कहोगे सर यहाँ कहाँ मारवाड़ में मेवाड़ ले आए? महाराणा प्रताप जो हैं वो मेवाड़ के शासक, उनका भाई मेवाड़ का, और वो कहाँ मारवाड़ के युद्ध के अंदर दत्तानी के युद्ध में पहुँच गया? तो ध्यान रखिए, मारवाड़ के शासकों ने जो युद्ध किया उस वहाँ कैसे पहुँच गया? देखिए ये थी सेना अकबर की, और जगमाल सिंह जो था ना, भटियाणी रानी का बेटा, जो महाराणा प्रताप की सौतेली माँ थी भटियाणी रानी, उसका बेटा था जगमाल सिंह। ये चला गया था अकबर के पास, ठीक है। अब अकबर के पास गया तो अकबर कोई फ्री तो छोड़ेगा नहीं, सेना में भेजेगा। सेना में भेजा तो सेना के अंदर जब राय सिंह लड़ रहे थे ना, कौन सा युद्ध? दत्तानी का। उस समय उस युद्ध में अकबर की सेना यानी मुगलों की सेना, युद्ध तो मुगलों की सेना लड़ रही थी, नेतृत्व करता उस समय कौन थे? राय सिंह, यही बात थी। तो उसके अंदर कौन था? जगमाल उस सेना के अंदर था, और उसकी क्या हो गई थी यहाँ पर? मृत्यु, इस युद्ध में। किसमें? दत्तानी के युद्ध में। तो ध्यान रखना, दत्तानी के युद्ध में महाराणा प्रताप का कौन सा भाई यानी जगमाल जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, वो लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है ना। और ये युद्ध किसने लड़ा था? राय सिंह ने। कब लड़ा था? 1583 के अंदर लड़ा था। दत्तानी का 83 और दानियाल का बताइए 93। कुछ प्रश्न आपको पूछने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अकबर ने राय सिंह को, ये सैन नहीं है सिंह ही है, ठीक है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अकबर ने राय सिंह को कौन सी जागीर प्रदान की? अब यहाँ एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सी जागीर प्रदान कर दी? तो देखिए जब 1593 का युद्ध जीत के आए थे ना, तो उस समय आते ही कौन सी उपाधि दे दी? जूनागढ़। किसने दी? अकबर ने। वह तो जीत के आया है 1593 वाला। कौन सा था? 93 वाला दानियाल का युद्ध। और उसके अंदर जब बुरहानुद्दीन को, या बुरहानुल मुल्क जो था उसका नाम, उसको हरा के आया था, तब जाकर तब क्या दी थी? जूनागढ़ जो है वो रियासत दी थी 1593 में। फिर शमशाबाद और नूरपुर की बात करूं तो ये थी 1604 में। 1604 में दो उपाधियाँ दी थी, शमशाबाद और नूरपुर। तो इस प्रकार से तीनों उपाधियाँ जो है प्रदान की गई थी। तो इसलिए चूंकि हमें क्या पूछा गया है कि कौन सी जागीर प्रदान की गई, तो उपरोक्त सभी। पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, 8 तक हम पढ़े थे, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। रीजन उसका था कि वहाँ मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में भी चल रहा था कि जिस शासक की मैं बात कर रहा हूँ वो शासक राय सिंह के समय पर जो है वो नहीं था। तो बड़ा प्रश्न माइंड में था, इसलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे। लेकिन आज उनके बारे में मैं पूरी तरह कंफर्म हूँ, तो उन्हीं 2 क्वेश्चनों से हम शुरुआत करेंगे। फिर आज हम जो है राव चंद्रसेन को पढ़ेंगे। पहले वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं वो देख लेते हैं। राय सिंह को 5000 की जात और 5000 सवार का मनसब किसने दिया था? तो ध्यान रखिए ये बात क्लियरली, चूंकि मैंने इनसे पहले वाले क्वेश्चंस में क्लियर कर दिया था कि 2 ही व्यक्ति अकबर और जहांगीर इसके कार्यकाल के संबंध में थे। किसके समय? राय सिंह के समय पर 2 व्यक्ति थे, एक अकबर और एक जहांगीर। तो निश्चित रूप से जहांगीर जो है वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि बाद में बढ़ाई थी जात और बाद में कौन आया? जहांगीर। इसलिए 5000 की जात और 5000 की जो मनसब जो थी वो किसने दी? तो बढ़ा करके दी। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जहांगीर इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना, राय सिंह ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? तो ये तो सीधा था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। ताज सिंह जो है, या ताज खान जो है वो राय सिंह के समय जालोर का शासक था, जिसे राय सिंह ने पराजित किया था, ठीक है ना। देखिए हम पढ़ रहे हैं इन शासकों के मुगलों से संबंध, तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मुगलों के साथ संबंध की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जितने भी मुगल थे उनके साथ, चाहे वो कहीं दूसरी जगह वो एक सरदार के रूप में कार्य करता रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ये मालूम रखना पड़ेगा कि उस समय मुगल एम्पायर के अंदर जो लोग शासन कर रहे थे, उनके अंडर में जो शासन कर रहे थे, उनसे भी इन लोगों के क्या रिलेशन थे। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं अपन आज के क्वेश्चंस, जो कि राव चंद्रसेन के संबंध में है। मारवाड़ के प्रताप के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न हर बार आता है। देखिए जैसे महाराणा प्रताप में से क्वेश्चन पूछा जाता है, गौरवान्वित करने वाले जो विषय होते हैं उनमें निश्चित रूप से प्रश्न पूछा ही जाता है, पूछे जाने भी चाहिए, क्योंकि उन पर हम ज़्यादा गौर करें, ऐसा माना जाता है। इसलिए महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने भी चाहिए। तो इसलिए इस टॉपिक को ढंग से तैयार कीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा। और मैंने मेरी तरफ से टोटल क्वेश्चन इसमें समाहित कर दिए। आप अच्छी तरह जानते हो 10 क्वेश्चन में मैं किस प्रकार से टोटल क्वेश्चन समाहित कर देता हूं, ठीक है। तो इस बात के निश्चिंत रहें,
10 क्वेश्चन पूरे के पूरे राव चंद्रसेन को कवर कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राव चंद्रसेन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? जन्म जुलाई 1541 निश्चित रूप से सही है। पिता मालदेव बिल्कुल सही है। उपनाम मारवाड़ का प्रताप ये भी बिल्कुल सही है। मारवाड़ का शासक बना 1581 में, तो निश्चित है गलत तो है, लेकिन उत्तर सही क्या है? फिर प्रश्न ये उठता है कि मारवाड़ के शासक कब बने? तो ध्यान रखना, राव चंद्रसेन जब आए थे तो बांस लेकर आए थे हाथ में। क्या ले गए थे? बांस, क्योंकि राज करने के लिए लठ तो चाहिए, और लठ यानी बांस, तो 62 याद रखना, 1562, ठीक है ना। 1562 के अंदर राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। तो यहां पर ये उत्तर अपना क्या हो गया? सही हो गया। मतलब ये तथ्य गलत है और उत्तर सही हो गया, ठीक है, डी। और 62 आपको याद रखनी है कि 1562 के अंदर राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन आता है अपना, राव चंद्रसेन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? ठीक है, प्रताप का अग्रगामी और प्रदर्शक, निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जो है वो इन्हीं को देख करके आगे बढ़े थे। हालांकि लगभग समकालीन थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन अग्रगामी और प्रदर्शक के रूप में नहीं माना जाता है, ये सही है। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, मतलब जब लोगों ने जाकर के ने कहा तो वापस से एक मजबूती के साथ खड़े हो गए, तो भूले बिसरे शासक के रूप में भी नहीं जाना जाता है। भाई राम सिंह और उदय सिंह, ये दोनों इनके क्या थे? भाई थे। और जब 1570 के अंदर नागौर दरबार लगा था तो ये दोनों जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने चले गए थे, ठीक है ना। तो फिर आगे बात आती है मालदेव द्वारा प्रदत्त जागीर, सोजत पाली की जागीर। तो यहां ध्यान रखना, सोजत पाली की जागीर जो है मालदेव ने, मालदेव जो कि इनके पिताजी थे, उन्होंने सोजत पाली नहीं, सोजत की जगह आपको ध्यान रखना है शिवाणा, शिव से संबंध था। चंद्रमा का संबंध किससे है? शिव से, तो शिवाणा, ठीक है, शिवाणा जागीर प्रदान की। ध्यान रखना, शिव जी के मस्तक पे क्या है? चंद्रमा, तो चंद्रसेन को शिवाणा जागीर मालदेव ने प्रदान की थी, ठीक है। तो इसलिए ये तथ्य क्या हो गया? अपना गलत हो गया, और गलत तथ्य के कारण से उत्तर अपना ये सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1564 में अकबर का जोधपुर पर आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? हुसैन कुली खां, शाहबाज खान, हर्राय भाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि हुसैन कुली खां, देखिए तीनों के बारे में समझ लेते हैं जो भी हैं, ठीक है। हुसैन कुली खां की जब हम बात करते हैं तो हुसैन कुली खां के समय अकबर ने जोधपुर के ऊपर आक्रमण किया। देखिए 1564 की बात कर रहा हूं मैं, नागौर दरबार से पहले, ठीक है। तो नागौर दरबार से पहले ही जोधपुर पे आक्रमण करा दिया था अकबर ने, ठीक है ना। और कब, किसके नेतृत्व में कराया? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में करवा दिया था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां से चंद्रसेन जो हैं वो जोधपुर छोड़ करके और भद्राजुण जाकर के रहने लग जाते हैं। तो ये बात यहीं से फैक्ट, चूंकि आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखने की, सबसे पहले तो हुस्न को ही भेजा था यहाँ, हुसैन, ठीक है ना। ट्रिक के रूप में याद रखना कि जो अकबर ने सबसे पहले हुस्न को भेजा, कहाँ? जोधपुर पे आक्रमण करने के लिए। 1564 नागौर दरबार से 6 साल पहले की बात है ये, उस समय भेज दिया था, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि अकबर के जोधपुर आक्रमण के बाद, अकबर ने जब जोधपुर आक्रमण किया, हुसैन कुली खां को भेजा था, तो उसके बाद में जो है वो जोधपुर से चंद्रसेन कहाँ गए? तो अभी बताया मैंने, भद्राजुण गए। कहाँ गए? भद्राजुण, ये याद रखना, ठीक है ना। शिवाणा उनको जागीर के रूप में प्राप्त हुई थी, तो पहले क्यों जाए जागीर पे, तो बाद की बात है। कोटा सिरोही, गलियाकोट, डूंगरपुर, ये दो तथ्य अच्छी तरह देख लेना एक बार। कोटा सिरोही, डूंगरपुर, ये वो क्षेत्र है जब सब कुछ राव चंद्रसेन के हाथ से निकल गया था, तो यहां जाकर के समय गुजारा था इन्होंने, लास्ट का टाइम, संकट काल का समय, जगह जगह गए थे। उनमें से दो प्रसिद्ध क्षेत्र ये हैं, कोटा सिरोही और गलियाकोट डूंगरपुर, ये वो प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां वो बाद में एक संकट काल के अंदर थोड़े थोड़े समय के लिए रुके थे, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां उत्तर क्या हो गया? भद्राजुण, ठीक है। जोधपुर आक्रमण के बाद, यानी जब हुसैन कुली खां ने जोधपुर पे आक्रमण किया 1564 में, तो जोधपुर छोड़ के राव चंद्रसेन कहां चले गए? भद्राजुण, क्लियर। अब उस वहां पर फिर क्या होता है? भद्राजुण जाने के बाद 64 में जब देखा कि मारवाड़ कंट्रोल नहीं आ रहा, तब अकबर ने 1570 में क्या किया था? नागौर दरबार किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है फिर यही, नागौर दरबार 1570 में अधीनता स्वीकार करने वाले शासक कौन कौन थे? मतलब 1570 में नागौर दरबार लगाया, किसने लगाया? अकबर ने लगाया, ये बात तो क्लियर है, सबको मालूम होगी, ठीक है।
अब उस समय मारवाड़ के कौन कौन से शासक उसके पास पहुंच गए, अकबर के पास पहुंच गए? तो बीकानेर के पहुंच गए, बिल्कुल। कौन कौन से? कल्याणमल और राय सिंह। राय सिंह के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तब भी हमने देखा था। और कल्याणमल, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो उस दरबार में उपस्थित थे। इसी दोनों बाप बेटे थे। इसी प्रकार जैसलमेर के हर राय भाटी वहां पहुंच गए। हर राय भाटी, जैसलमेर के हर राय, हर किसी से राय ले ली जैसलमेर में, लेकिन सब ने ऐसी दी कि तू तो चल जा, ठीक है ना। ये बात सुन करके वहां आ गया। मारवाड़ के राम सिंह और उदय सिंह, मैंने बताया था अभी, चंद्रसेन के भाई राम सिंह और उदय सिंह, ये दोनों भी कहाँ पहुंच गए? वहां किसमें? नागौर दरबार में उपस्थित थे। क्लियर। मालदेव जो है वो ध्यान रखना, मालदेव चंद्रसेन के पिताजी थे, ठीक है। राम सिंह उदय सिंह वहां पर दरबार में उपस्थित थे। अगला है मारवाड़ के राव चंद्रसेन। तो चंद्रसेन गए तो थे 1570 के दरबार में, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। बहुत इफेक्टेबल बात है, अच्छी तरह याद रखना। ऐसा नहीं है कि राव चंद्रसेन गए नहीं थे, गए थे, लेकिन जाकर के जब देखा रंगडंग कि यहाँ तो अधीनता वाली बात हो रही है, तो वापस आ लिए। कौन? राव चंद्रसेन, ठीक है। तो 1570 की अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों में कौन नहीं था? तो नहीं कौन था? मारवाड़ के राव चंद्रसेन नहीं थे, जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर आपसे पूछा जाए कि दरबार में कौन कौन नहीं थे, तो ये सारे थे, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा लास्ट में आएगा। तो वहां उस बात का आप ध्यान रखना, दागो दरबार में होना और अधीनता स्वीकार करना, दोनों में क्या है? अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, फिर बात क्या आती है, देखो कि भाई नागौर दरबार के अंदर जो वो देख लिया अकबर ने कि नहीं बस की बात, बैठा नहीं जुगाड़, ठीक है। राव चंद्रसेन तो जा लिया, ठीक है, क्या करें? तो इसके लिए उसने क्या किया कि चंद्रसेन को पकड़ो जाकर के पहले तो, ठीक। तो चंद्रसेन को पकड़ने के लिए किसको भेजा? तो देखिए ऑप्शन क्या है, प्रश्न देख लीजिए आपस। नागौर दरबार के बाद अकबर की चंद्रसेन पर चढ़ाई किसके नेतृत्व में हुई? मतलब चंद्रसेन को पकड़ने के लिए किसको भेजा? हुसैन कुली खां की तो बात पहले हो गई, ठीक है ना, वो तो 1564 में ही कंप्लीट हो गई, कि जिस समय नागौर दरबार से पहले जोधपुर पे आक्रमण किया था किसने, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। शाहबाज खान, तो ध्यान रखना शाहबाज का संबंध सैस से, शाहबाज और सैस से शिवाणा, मतलब जब शिवाणा के ऊपर आक्रमण किया था ना, तब किसने किया था? शाहबाज खान ने। तो इसको अलग कर दो, ये इसका कोई यहाँ कनेक्शन नहीं बैठ रहा, ठीक। अब बच गया कौन? खानकला। तो खानकला के नेतृत्व के अंदर क्या किया था कि जैसे ये तो पक्की बात थी कि चंद्रसेन भद्राजून से आए थे नागौर दरबार में, तो नागौर दरबार से वापस कहाँ जाएंगे? भद्राजून ही जाएंगे। तो भद्राजून पे आक्रमण किया था, तो किसने किया था? खानकला ने किया था भद्राजून के ऊपर आक्रमण। अब जब ये आक्रमण किया तो फिर निश्चित रूप से चंद्रसेन ने देखा कि इतने बड़े सम्राट से हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने जगह छोड़ी और छोड़ करके अपनी रियासत जो कि उन्हें उनके पिता ने दी थी, कौन सी? शिवाणा, वहां चले गए, ठीक है ना। तो शिवाणा रियासत के अंदर जाकर के रहना शुरू किया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं फिर, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? अब यहां प्रश्न यह है कि भद्राजून से चंद्रसेन कहां पलायन कर गए? तो अभी बताया मैंने आपको कि नागौर दरबार से वापस भद्राजून ही आए थे। अब भद्राजून के ऊपर खानकला ने आक्रमण कर दिया, तो निश्चित रूप से भद्राजून छोड़ के जाना था। तो जाना था तो कहाँ गए? अपनी रियासत में, यानी शिवाणा में। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया मामला। फिर भद्राजून पर मुगलों का अधिकार, भद्राजून के ऊपर मुगलों का अधिकार मतलब 70 के अंदर नागौर दरबार था, आक्रमण किया तो साल भर तो लग ही गया, तो ये हो गया 1571, ये भी सही है, ठीक है ना, भद्राजून पे आक्रमण किया तो। अगली बात है 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया राय सिंह बीकानेर को। ये बात अपन ने पहले पढ़ी थी राय सिंह में भी, और फिर से सुन लो, बेहतर राय लेने वाला व्यक्ति हमेशा क्या रहता है? बेहतर स्थिति में रहता है, और ये बेहतर स्थिति में रहा, इसने अकबर से राय लेकर के अपनी जुगाड़ बैठा लिया, ठीक है ना, और जोधपुर का शासक बन गया, प्रशासक बन गया। हालांकि गलत था, सही बात है, अधीनता रह करके चाहे कितना राजा बने, कोई राजा नहीं होता फिर वो, ठीक है ना। राजा तो वही होता है जो शेर की तरह होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए हम पूर्णतः क्या नहीं कह पाएंगे, एक स्वतंत्र शासक तो नहीं कह पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से शासक बने, अच्छी बात है। अब यहां पर बात क्या है, 1572 में जोधपुर का शासक बनाया गया राय सिंह को। तो बिल्कुल राय सिंह बीकानेर को 1572 में शासक बना दिया अकबर ने, ठीक। अब ये एक चौथा ऑप्शन क्या आ गया? उपरोक्त सभी तथ्य गलत है। उपरोक्त तो सारे सही हैं, ये सारे सही हैं, तो इसका मतलब यही गलत है, यही क्या है? गलत। इसका मतलब उत्तर भी अपना क्या हो गया? ये सही हो गया। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं प्रश्न इसी प्रकार से बनाता हूं
क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा ही है, बच के रहना इनसे, ठीक है ना। प्रश्न बहुत गलत करवा देते हैं ऐसे मामले में, इसलिए पूरी प्रैक्टिस उसी प्रकार से आपकी चल रही है। बस आप तो रेगुलर जुड़े रहो और विश्वास रखना मैं करवाऊंगा पूरा, इतना ध्यान रखना। देखो परिस्थितियां कम बेसी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अंत तक मैं आपका पूरा जीके का फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से पहले फर्स्ट ग्रेड का जीके पूरा करा दूंगा मैं, इतना निश्चिंत आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस मामले में, ठीक है। चलिए, राजचंद्र सेन ने सिवाना दुर्ग छोड़ने से पहले दुर्ग का भार किसको सौंपा? अब सिवाना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सिवाना पर भी क्या करेंगे, वो आक्रमण करेंगे। तो उनको लग तो गया था ना राजचंद्र सेन को कि यहाँ पर भी आक्रमण हो सकता है, तो उसने दो काम किए। एक तो अपने बच्चों को सुरक्षित किया, बच्चे और पत्नियों को तो भेजा पोकरण के किले में भेज दिया, और जो सिवाना दुर्ग था उसकी रक्षा के लिए फत्ता को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया? फत्ता राठौड़ को नियुक्त कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फत्ता, कि तू हमेशा फतेह रखना है यहाँ पर। इस प्रकार फत्ता राठौड़ को यहाँ पर सिवाना दुर्ग में छोड़ करके फिर सिवाना छोड़ा था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सिवाना छोड़ने से पहले सिवाना की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की थी और फत्ता राठौड़ को वहां पे छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, शाहबाज खान के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर मुगलों का अधिकार कब हो गया? मतलब फत्ता को छोड़ दिया, सिवाना दुर्ग छोड़ के चंद्रसेन चले गए। अब आक्रमण किसने किया? मैंने बताया था, सैसे सिवाना और सैसे ही शाहबाज ने आक्रमण किया। अब कब किया और कब जीता की बात यह है कि 1578 के अंदर इन्होंने ये जीता था। सीधे याद रखना, ठीक है ना, सीधा अच्छे से डायरेक्टली आप इस चीज को याद रख सकते हैं। 1578 के अंदर सिवाना दुर्ग के ऊपर शाहबाज जो है उसने जो है शाहबाज खान, ज्यादा इज्जत की जरूरत नहीं है, शाहबाज खान जो है उसने आक्रमण किया था। कब? 1578 पे। किस दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को उसने जीत लिया था। किसने? शाहबाज खान ने, ठीक है। और इसकी रक्षा करने का पूरा प्रयास किसने किया था? फत्ता राठौड़ जी ने इसका पूरा क्या किया था? सुरक्षा का प्रयास किया था। आगे चलते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मैंने बता भी दिया कि सिवाना के निर्वासन के समय, मतलब जब सिवाना छोड़ करके राजचंद्र सेन जंगलों में भटकने गए, क्योंकि जंगलों में भटकना तभी तो प्रताप बनेंगे, ऐसे तो प्रताप बनने से रहे। प्रताप बनने के लिए जीवन को संघर्ष में बनाना ही पड़ेगा, और वो उन्होंने किया, ठीक। और उसके बाद एक ध्यान रखना, एक प्रश्न बताया था मैं यहीं पे आपको कि जब पूरा संघर्ष कर लिया था और वापस से जब कंट्रोल करना शुरू किया था ना, तो ध्यान रखना सोजतपाली का किला पहला किला था जो उन्होंने वापस से जीत लिया था, ठीक है ना। तो यहां पर बात क्या की मैंने, सिवाना के निर्वासन के दौरान राजचंद्र सेन का परिवार किस दुर्ग में सुरक्षित था? और डेफिनेटली मैंने बता दिया, पोकरण किला जो था वहां पर उन्होंने क्या किया था? सुरक्षित जीवन देने के लिए अपने बच्चों को वहां पर सुरक्षा दे दी थी, और इस बात की जानकारी मुगलों को नहीं हो पाई थी। पूरी सुरक्षा परमानेंट व्यवस्था कर दी और खुद संघर्ष के लिए निकल लिए। महाराणा राज सिंह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तरीका वही है, ट्रेंड वही है अपना। इन चार क्वेश्चन से पूरे के पूरे, मतलब टॉपिक इससे बाहर कहीं नहीं है। ये जो 10 क्वेश्चन होंगे उनमें ही आपका सारा कंप्लीटली टॉपिक आ चुका होगा, इसलिए इसमें ही आपको पूरी तरह से ध्यान देना होगा। पहला ऑप्शन क्या है? उपाधि विजय कट कातू की। दूसरा, 5000 की जात और 5000 का मनसब शाहजहां ने दिया। तीसरा ऑप्शन है समकालीन शासक औरंगजेब और जहांगीर हैं। और चौथा ऑप्शन है शासक बनते ही चित्तौड़ किले की मरम्मत का निश्चय किया गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बात जो है वो राज सिंह के संबंध में अगर देखी जाए तो गलत है, ठीक है। तो पहली बात तो सबको मालूम है, विजय काटू की जो उपाधि है ये इन्हें मिली थी। ये अच्छी तरह याद भी रखना, एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है सेकंड ग्रेड में, याद अच्छे से रखना है। विजय काटू, ठीक है, मतलब विजय प्राप्त करने के लिए कट भी काट देते थे राज सिंह जी, ठीक है ना। फिर 5000 की जात और 5000 का मनसब शाहजहां ने दिया। किसने दिया? शाहजहां ने, ठीक है। एक ट्रिक याद रखना, पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, और अगर पहले कहीं गलती हो गई तो उसे भी सुधार लेना। तो आज वाली ट्रिक को परमानेंट सही कर लेना, ठीक है ना। ये परमानेंटली ध्यान रखना और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पक्का इसमें से प्रश्न आने की संभावना ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। देखो, अगर आपसे ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। राज सिंह, राज की जब मैं बात करूँ ना, किसकी? राज सिंह की। एक तो है राय सिंह और एक है राज सिंह, राय और राज, ठीक। इसमें एक ही अंतर ध्यान रखना। क्या प्रश्न क्या होगा कि किन राजाओं के समकालीन थे, प्रश्न ये रहेगा। तो राय सिंह और राज सिंह की जब बात करते हैं तो राज यानी राजा लोग जो होते हैं उनकी मात्रा होती है, उन्हें कुछ ना कुछ मात्रा यानी कुछ संख्या होती है उनके पास। मतलब जिस शब्द के अंदर मात्रा हो वो शासक तो किसके समय के हुए?
राज सिंह के समय, क्योंकि इनके पास मात्रा होती है और राय देने वाले के पास कुछ नहीं होता, मतलब राय देने वाला राय देता रह जाता है, ठीक है ना, इसलिए जो है उसके शब्द के पीछे क्या नहीं होगी, मात्रा नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूँ, राय सिंह के समकालीन कौन थे, अकबर, तो ए के अंदर मात्रा है क्या, नहीं है, ठीक है, एक तो अकबर हो गया और एक हो गया जहांगीर, जहांगीर में जय के ऊपर मात्रा है क्या, नहीं है, तो जहांगीर हो गया। तो दो व्यक्ति हो गए, अकबर और जहांगीर किसके समय के हुए, राज सिंह के समय, दोनों के एक मात्रा नहीं है ना, अकबर के मात्रा में ए के अंदर मात्रा नहीं है, जहांगीर के जय में मात्रा नहीं है। अब हम बात करते हैं राज सिंह के, तो राज सिंह की जब हम बात करते हैं ना, तो शाहजहां, शाह में मात्रा है कि नहीं है, और औरंगजेब, औरंगजेब में ओ की मात्रा है, तो राजाओं की मात्रा होती है और राय देने के वाले के पास कुछ नहीं होता। बस इतने से ध्यान रख लेना, फिर ये प्रश्न सही हो जाएगा। इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा कि ये शासक राय सिंह के समय इनमें से कौन सा समकालीन शासक था, ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखना, ठीक है। ट्रिक समझ में आ गई होगी। राय देने के वाले के पास मात्रा नहीं होती और राजा लोगों के पास क्या होती है, मात्रा, जैसे औरंगजेब और शाहजहां। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए तो यहाँ आगे चलते, तो इसमें देखिए तो समकालीन शासक औरंगजेब और जहांगीर, नहीं है ना मात्रा, हो गया यहीं पे, तो राजा की मात्रा होनी चाहिए थी, इसके है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। और अगला क्या है, शासक बनते ही चित्तौड़ किले की मरम्मत का निश्चय किया गया, तो चित्तौड़ किले जो है उसकी मरम्मत का निश्चय किया गया शासक बनते ही, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ गलत कौन सा हुआ, यही गलत हुआ, ठीक है। तो गलत ये हुआ, तो उत्तर अपना सही हो गया, लेकिन ये क्योंकि अपने वो पूछा क्या गया था, कौन सा तथ्य गलत है, तो सी उत्तर सही है अपना। समकालीन शासक औरंगजेब और जहांगीर जो है, वो जहांगीर की जगह कौन था इसके समकालीन, शाहजहां। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा राज सिंह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। टीका दौड़ उत्सव के बहाने मुगल खानों पर हमले करके लाखों रुपए प्राप्त किए, अव्यवस्था का फायदा उठा करके टोंक, टोडा, मालपुरा, चाकसू, लालसोट इन क्षेत्रों को लूटा, मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्र को पुनः नहीं प्राप्त कर पाए, मुगल शहजादों के उत्तराधिकारी युद्ध जो थे उसके अंदर वो तटस्थ रहे, किसी के साथ नहीं रहे। एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, जब भी किसी ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव प्रश्न आए ना, नेगेटिव ऑप्शन आए, उस पर गौर करना हमेशा, संभवतः वो गलत हो सकता है, नहीं है ऐसा क्यों दिया उसने, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इस बात को ध्यान रखें। मैंने कहा था कि नहीं है वो उत्तर होगा हमेशा, नहीं ऐसा नहीं है, उस पर विचार जरूर करना, थोड़ा ध्यान से विचार करना। यहाँ पर भी यही बात है, देखो कैसे, अगर हम बात करें इसके अंदर कि टीका दौड़ उत्सव हुआ था, बिल्कुल हुआ था, और उसके तहत उन्होंने क्या किए थे, लाखों रुपए कमाए थे, राज सिंह की बातें बिल्कुल सही है। अव्यवस्था का जब यहाँ पर चूंकि उत्तराधिकारी युद्ध लड़ रहे थे, जो थे वो औरंगजेब के उत्तराधिकारी, या ये कह सकते हैं कि मुगल उत्तराधिकारी जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। अब लड़ेंगे तो अव्यवस्था होगी, और अव्यवस्था का फायदा निश्चित रूप से राजा उठाएंगे, तो इसने भी उठाया, अव्यवस्था का फायदा राज सिंह जी ने भी उठाया, और उठा करके टोंक, टोडा, मालपुरा, चाकसू, लालसोट इन सबको लूटा था, बिल्कुल सही है। तीसरी बात, मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्र को पुनः नहीं जीत पाए, क्यों नहीं जीतेंगे भाई, जब ये अव्यवस्था का फायदा उठाकर इतना जीत लेंगे तो पुनः क्षेत्र भी तो जीतेंगे, तो पुनः उन्होंने क्षेत्र जीते थे। ये प्रश्न, ये पॉइंट ही गलत है, ये लाइन गलत है, इसका मतलब उत्तर हमारा यही होगा, क्योंकि गलत तथ्य मेरे को पूछा गया, तो ये सही है। लेकिन आखिरी ऑप्शन फिर हम विचार करेंगे, मुगल शहजादों के उत्तराधिकार युद्ध में तटस्थ रहे, तो तटस्थ ही रहे, कोई भाग नहीं लिया उत्तराधिकार युद्ध के अंदर, बिल्कुल स्वतंत्र रहे ये, ठीक है ना, इस बात को अच्छी तरह याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका भी क्या रहा, उत्तर रहा। तीसरा क्वेश्चन कि राज सिंह के सामने कौन सा तथ्य गलत है। औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 की जात, 6000 का मनसब दिया। दूसरा ऑप्शन है कि औरंगजेब ने राज सिंह को डूंगरपुर बांसवाड़ा के परगने दिए। औरंगजेब द्वारा 1679 में जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मतलब राज सिंह और औरंगजेब के संबंध के ऊपर ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ पूछेगा। अगर औरंगजेब से राज सिंह का संबंध पूछ लिया तो ये 3 फैक्ट हैं उसके, ये ध्यान रखना। ये सही है गलत है इन पे चर्चा करेंगे। 6000 की जात, 6000 का मनसब दिया, ध्यान रखना। इससे पहले क्या मात्रा वाला कौन था, शाहजहां। शाहजहां ने क्या दिया, 5000 की जात, और इसने कितनी दी, 6000 की जात, 1000 जात बढ़ा दी इसकी, किसकी, राज सिंह की, तो ये सही है। दूसरी बात, औरंगजेब ने राज सिंह को डूंगरपुर बांसवाड़ा के परगने दिए, तो मेवाड़ के जो नीचे की तरफ के जो परगने थे, दक्षिण के अंदर डूंगर बांसवाड़ा के, वो दिए थे, बिल्कुल सही है। औरंगजेब द्वारा 1679 के अंदर जजिया कर लगाया गया था, बिल्कुल लगाया था, और जजिया कर जो था उसका राज सिंह ने क्या किया था, विरोध भी किया था।
तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। अब आखिरी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी तथ्य गलत हैं। अरे सारे सही हैं, तो इसका मतलब तू ही गलत है, और तू गलत है इसका मतलब उत्तर भी क्या है, ये अपना सही है। ठीक है ना, ये इस बात के प्रश्न ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। प्रश्नों की तर्क को समझने का पूरा प्रयास करना, अगर नहीं समझ पाए तो प्रश्न निश्चित रूप से आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, प्रश्नों की प्रकृति को समझिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज सिंह और औरंगजेब के मध्य चारूमती को लेकर जो विवाद हुआ था, वो चारूमती का विवाद कहाँ हुआ था? अजमेर जो सॉरी चारूमती जो थी, प्रश्न ये है कि चारूमती कहाँ की थी। ठीक है, विवाद तो हुआ था, राज सिंह और औरंगजेब के मध्य विवाद हुआ था, किसको लेकर के, राज सिंह औरंगजेब चारूमती को लेकर के विवाद हुआ। अब ये प्रश्न ये उठता है कि चारूमती कहाँ की थी, अजमेर की राजकुमारी, राजसमंद की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी, जोधपुर की राजकुमारी। संभवतः मुझे लगता है कि ये तो आपका सबका सही होना चाहिए, किशनगढ़ की राजकुमारी थी कौन, चारूमती। तो ये उत्तर भी आपका सही होगा, सी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजकुमारी चारूमती को लेकर राज सिंह और औरंगजेब के मध्य कहाँ पर युद्ध हुआ? गोरम घाट, देसूरी की घाट, अजमेर की पहाड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फैक्टेबल है, याद रखिएगा। इन चारूमती को लेकर के राज सिंह और औरंगजेब के मध्य चारूमती को लेकर जो युद्ध हुआ था वो देसूरी की नाल में हुआ था। ठीक है ना, ये अच्छे से आपको याद रखना। ठीक है, राज सिंह कह रहा है कि तू मेरे को दे दे, और औरंगजेब से कहता है कि तू मेरे को दे दे, दे दे मतलब देसूरी। ठीक है ना, ऐसे आप याद रखेंगे, और ये इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, चारूमती वाद को लेकर देसूरी की नाल में हुई युद्ध में राज सिंह की तरफ से किसने विजय प्राप्त की? राज सिंह ने खुद ने विजय प्राप्त की या फिर उसका कोई प्रतिनिधि वहां गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा काम का है, एग्जाम में आएगा, इसका ध्यान रखना। अजीत सिंह, दुर्गादास, राज सिंह चुंडावत, स्वयं महाराणा राज सिंह। जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये आएगा, तो अधिकांश मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, तो सभी मेरे हिसाब से तो आने वाले हैं। अब मैं सबके लिए कहूँगा, लेकिन ये थोड़ी सारे आ जाएंगे, आएंगे तो एक ही। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे के सारे, एक से एक इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से रख लेना आप। ठीक है ना, तो चारूमती वाद को लेकर देसूरी नाल में हुई युद्ध में राज सिंह की तरफ से किसने विजय प्राप्त की? ध्यान रखना, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। तो चुंडावत ने सेनानी मांगी थी, यानी निशानी मांगी थी। ठीक है, राज सिंह चुंडावत ने। ठीक है, और उस राज सिंह चुंडावत को जो है वो सेनानी किसने दी थी? सहल कंवर, जो इसकी पत्नी थी, इसका नाम था सहल कंवर। तो सहल कंवर ने दी थी, ये ध्यान रखना। ठीक, सहल कंवर ने राज सिंह चुंडावत को सर काट करके दे दिया था। ठीक, तो राज सिंह चुंडावत इसका सही उत्तर आएगा, और इसको अच्छे से याद रखना, वो इसी समय के थे, राज सिंह और राज सिंह मेवाड़ और राज सिंह चुंडावत। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि राज सिंह चुंडावत ने इनका सहयोग, क्योंकि इनके सरदार थे। ठीक है, जो जागीर थी, जो मेवाड़ के अधीन, उस जागीर के प्रमुख थे चुंडावत। ठीक है, राज सिंह चुंडावत, तो इन्होंने उनकी तरफ से युद्ध लड़ते हुए विजय प्राप्त की थी और औरंगजेब को हराया था, और चारूमती विवाद के अंदर विजय प्राप्त की थी, जिसे देसूरी की नाल का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? राज सिंह चुंडावत याद रखना, इन्होंने विजय प्राप्त की थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह ने किसका साथ दिया? निश्चित रूप से राजपूत थे, और निश्चित रूप से मेवाड़ी राजपूत थे, तो पक्का मान के चलिए कि हमेशा इन्होंने राजपूतों का ही सहयोग दिया, और राजपूतों ने भी इनका पूरा पूरा सहयोग अन्यों ने भी दिया था। इसलिए अच्छे से याद रख सकते हैं कि मारवाड़ का संबंध जो है, मारवाड़ का इन्होंने सपोर्ट किया था मुगल मारवाड़ संघर्ष के अंदर, मुगलों का सपोर्ट न करके, और मारवाड़ का सपोर्ट इन्होंने किया था। ठीक है ना, ऑप्शंस चाहे कुछ हो, इनको ध्यान रख लेना। मारवाड़ का, ठीक है, मुगलों के साथ नहीं दिया था, दोनों से तटस्थ भी नहीं रहे थे। ठीक है, कूटनीतिक संबंध रखे थे, ऐसा भी नहीं था। मारवाड़ के साथ इन्होंने क्या दिया था? सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन आता है, राज सिंह ने अजीत सिंह और दुर्गादास की सहायता करते हुए कौन सी जागीर प्रदान की? देसूरी, केलवा, सलुम्बर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, देसूरी तो अच्छी तरह समझ गए, देसूरी के नाल का तो युद्ध था ये। ठीक है, सलुम्बर ये 1857 क्रांति में आएगी अपने याद। अभी केलवा याद रखना। ठीक है ना, केलवा जागीर दी थी, किसको दी थी? अजीत सिंह को दी थी, और प्लस दुर्गादास, क्योंकि संकट में ये थे औरंगजेब के समय, और राज सिंह ने सपोर्ट किया था। मारवाड़ के थे अजीत सिंह और दुर्गादास, इन्हें सपोर्ट किया था, केलवा की जागीर देकर के सपोर्ट किया था, इसलिए बी उत्तर अपना सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, राज सिंह के समय किन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था? ध्यान रखना, औरंगजेब ने पूरे भारत में मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था, तो पूरे भारत में कई मंदिर नहीं बन पा रहे थे। बस मेवाड़ का एक शासक, जिसके बारे में पूरे भारत को ऐसा लग रहा था कि वो चुनौती दे सकता है, और जो चुनौती दी थी, सीधी सी बात है, चारूमती विवाद के अंदर जीत करके दिखाया था।
ठीक है। और विजय कट काटू के नाम से प्रसिद्ध थे। विजय पूरी तरह से इनके प्राप्त थी, इसलिए इनके पास ऐसी क्षमता मानते हुए यहाँ पर जो है वो मथुरा से जो विट्ठल दास और उनके पुत्र जो थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने नाथद्वारा और द्वारिकाधीश ये जो मंदिर हैं उनकी स्थापना की थी कांकरोली राजसमंद के अंदर। यहाँ आकर के जो है वो मंदिरों का निर्माण करवाया था, इसलिए दोनों सही हैं। उपरोक्त दोनों मंदिर नाथद्वारा और द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली के अंदर स्थापित करवाया था राज सिंह के समय, और मथुरा से आए हुए जो भक्त थे उनके द्वारा ये वहाँ पर स्थापित करवाया गया था। ठीक है। अंतिम प्रश्न जो अपना आता है वो है अकबर द्वितीय बगावत करके राज सिंह के शरण में आया था। अकबर द्वितीय किसका बेटा था? राज सिंह मेवाड़, और उनकी जो है वो शरण में आया जो मुगल जो है बेटा, वो किसका बेटा था? ठीक है, जिसे अकबर द्वितीय नाम था उसका, वो किसका बेटा था? अब ये तो पक्का है शाहजहां तो नहीं होगा, क्योंकि शाहजहां उसके समय ही नहीं था राज सिंह के समय, ये तो बात पक्की है ना। दो मात्रा वाले किसके समय थे? राज करने वाले के समय, तो औरंगजेब और शाहजहां थे। अब शाहजहां इसलिए नहीं है, ठीक है, कि ये पहले आ चुका था और शरण लेने की बात लास्ट की बात है। कहने का मतलब आखिरी के अंदर जब औरंगजेब की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी तब ये लोग यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और ये सब चीज़ें हुई तो आए। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? औरंगजेब सही उत्तर माना जाएगा। तो यह 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी ये है कि अकबर द्वितीय जिसने बगावत की थी राज सिंह से आकर के शरण लिया, और वो अकबर द्वितीय औरंगजेब का क्या था? पुत्र था। ठीक है, तो ये थे राज सिंह के संबंध में टोटल क्वेश्चन। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं है, बस इनको ढंग से देख लेना, एक बार की जगह 2 बार देख लेना। पहला प्रश्न देखते हैं अपन, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? पहला ऑप्शन तात्कालिक कारण एलिफेंट राइफल। दूसरा, राइफल में कारतूस जो डाली गई थी वो या तो गाय या सूअर की चर्बी की बनी हुई थी, समस्या यही थी। ठीक है, तात्कालिक कारण जो एनफील्ड राइफल है वो थी, लेकिन उसके अंदर जो डाली गई थी, ठीक है, कारतूस, वो भी इंपॉर्टेंट बात थी। प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत ब्यावर अजमेर से हुई। इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो गलत है? तो बिल्कुल तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल ही माना गया। अगर ये राइफल ही नहीं होती तो निश्चित रूप से इतनी बात ही नहीं उठती। दूसरी बात, राइफल में कारतूस गाय और सुअर इनके चर्बी चढ़ी हुए कारतूस जो थे वो इस राइफल के अंदर डलते थे। प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी, ये 2 क्या थे इसके प्रतीक चिन्ह, ये भी सही है। ठीक है, लास्ट वाला जो ना राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत ब्यावर अजमेर से हुई, ये गलत है। 1857 की क्रांति का मतलब हुआ 10 मई को, 10 मई और मई से मेरठ में हुई थी। मई मेरठ में हुई 10 मई को, ये तो सबको याद होगा शायद 1857 क्रांति में, नहीं है तो याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मई 1857 को याद ये शुरुआत हुई थी इस दिन भारत के अंदर, तो इसलिए याद किया जाता है 10 मई 1857 पूरे भारत में क्रांति शुरुआत हुई मेरठ से। अब प्रश्न उठता है राजस्थान में, तो राजस्थान में 1857 का जो 18 है ना शुरुआती अक्षर 18, वो लगा दो इसके 10 के प्लस जोड़ दो 18, तो कितने हो गए? 28। और मई ऐसे कैसे ले लो? मई 28 मई 1857 है ही, ठीक है। और राजस्थान वाले जब क्रांति करते हैं ना तो नशे में करते हैं, ठीक है ना, बिना नशे करंट ही नहीं आता उनमें, ठीक है। तो नशीराबाद, ये बात अच्छी तरह से याद रखना, नशीराबाद से शुरू करेंगे और नशे से शुरू करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखें तो ये चौथा ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत ब्यावर अजमेर से हुई थी, ये गलत है। नशीराबाद से हुई थी और 28 मई 1857 को ये शुरू हो गई थी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? पहला ऑप्शन नसीराबाद 28 मई 1857, दूसरा ऑप्शन एरिनपुरा 21 अगस्त 1857, तीसरा आउवा 3 जून 1857 और चौथा कोटा 15 अक्टूबर 1857। तो देखिए सबसे पहला जो देखें अपन नसीराबाद 28 मई, तो मैंने भी बताया था आपको कि 10 मई में 1857 वाला 18 जोड़ देना शुरू वाला, तो जोड़ते कितने आएंगे? 28, और 28 मई वो है ही 10 मई वाली, और 1857 को राजस्थान में क्रांति शुरू हुई और नशे के साथ हुई, मतलब ये बिल्कुल सही है, ये नसीराबाद वाला मामला बिल्कुल सही है, यहीं से शुरुआत हुई थी और ये हो गया। फिर आता है एरिनपुरा, एरिनपुरा में देखो आता है ए, और अगस्त में भी क्या आता है? ए, बढ़िया मैच कर गया, इसका मतलब ये भी सही, अगस्त में हुई थी। अगस्त में राजस्थान में और कोई क्रांति नहीं हुई, कहाँ हुई थी? एरिनपुरा में ही हुई थी। फिर आती है बात किसकी? आउवा की। आउवा की कंडीशन क्या थी वो भी समझ लो। आउवा की कंडीशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें ध्यान रखना 8 यानी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत
8 यानी ठाठ से रहते थे, और वो अकेले ठाठ से रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उनको, अकेले ठाठ से रहते थे, ठीक है ना। दूसरा जीरो, दूसरा उनके सामने क्या था, जीरो, यानी अंग्रेज उनके सामने क्या थे, जीरो। मतलब 8 तारीख, 18 तारीख और 20 तारीख, इन 3 तारीखों का संबंध किससे था, अव्वा की क्रांति से। और महीना कौन सा था, सितंबर, और ये भी सितंबर, मतलब चाहे शीत अंबर से, यानी सर्दी जो है वो अंबर से कितनी डले, अव्वा के ठाकुर तो मस्त ही रहने वाले हैं। तो 2 तो सितंबर हो गए, और 20 जो है ना, 20 को अगर हम देखें तो वो थी जनवरी, ठीक है, मतलब अगले साल वाली। तो ये 1857 हो गया, ठीक है ना, ये भी 1857 हो गया, और ये भी, ये हो गया 58। अब कौन सा हो गया ये, 1858। ऐसे करके 3 तारीख आपको याद रखनी है, 8 सितंबर 1857, 28 सितंबर 1857 और 20 जनवरी 1857। इन 3 तारीखों को अव्वा के अंदर क्रांति हुई थी, अलग अलग विषयों को लेकर के हुई थी, अलग अलग टाइम पे हुई थी, इसके ऊपर चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी हम जो बात करेंगे वो प्रश्न अपने सामने है कि 1857 क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। तो नशीराबाद 28 में 1857 बिल्कुल सही है, एरिनपुरा अगस्त ए से, एरिनपुरा ए से अगस्त सही है। अव्वा के बारे में बताया मैंने, अव्वा में 8, 18, 20 है क्या कहीं पे, नहीं है। 3 जून है, तो 3 जून है मतलब गलत तो है, लेकिन अब समस्या ये होगी 3 जून भी है क्या कहीं की, तो है। जून के महीने में चाहिए नीम का पेड़, क्या चाहिए, नीम का पेड़ चाहिए, ठीक। नीमच क्या हो गई, नीमच में क्या हुआ था, जून में क्रांति हुई थी, तो 3 जून 1857 कहाँ हुई, नीमच में। ऐसे महीना याद रखना ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर ऑप्शन में अब 2 पढ़ोगे तब और भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 जून 1857 को जो है वो नीमच में क्रांति हुई थी, अव्वा में नहीं हुई। अव्वा के अंदर सितंबर और फिर जनवरी में हुई थी, 8, 18, 20 सितंबर, सितंबर जनवरी, और 1857 की क्रांति इस प्रकार से वहां पर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोटा 15 अक्टूबर 1857 को, ये बिल्कुल सही है। कोटा में भी कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी, ठीक। अब देखते हैं अपन एरिनपुरा छावनी के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। पहला ऑप्शन है नेतृत्व शिवनाथ सिंह, नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तीसरा ऑप्शन यह छावनी मेवाड़ रियासत से थी, और चौथा है नारनौल हरियाणा में अंग्रेजों ने इसका दमन किया। देखना ध्यान से समझना इसको, क्या स्थिति इसकी। सबसे पहला जो इसका ऑप्शन बनता है वो है शिवनाथ सिंह। देखो एरिनपुरा, ठीक है, मैंने बताया था ए यानी एरिनपुरा और ए यानी अगस्त, तो अगस्त के महीने में होगी, ये तो पक्की बात है। और अगस्त का महीना होता है बरसात का महीना, और बरसात के महीने में शिव जी की चलती है, किसकी चलती है, शिव को ही पूजते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु में किसको पूजते हैं, शिव को। श्रावण मास आता है, शिव का मास होता है, तो नेतृत्व किसका होता है उस समय, शिव का। तो शिवनाथ के नेतृत्व में एरिनपुरा में अगस्त में क्या हुई, क्रांति हुई। फिर उस क्रांति में नारा क्या दिया गया, देखो जितनी भी क्रांति हुई ना वो अंग्रेजों के खिलाफ, जैसे गांधी जी ने क्रांति की, अगस्त क्रांति, ठीक है, जो 15 अगस्त 1947, ये अगस्त थोड़ा मामला है ना वो ज्यादा रहता है दुश्मनों के खिलाफ, ठीक है। और उस समय विशेष रूप से फिरंगियों को तो हम यही कहते हैं कि मारो फिरंगी, ठीक है। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसी महीने में, अगस्त वाले महीने में, ये बात भी सही है, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। फिर यह छावनी मेवाड़ रियासत से थी। देखिए एरिनपुरा जो छावनी है ना, ये मारवाड़ रियासत में थी, किसमें थी, मारवाड़ में, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। मारवाड़ रियासत थी, न कि मेवाड़ रियासत। एरिनपुरा पाली और मारवाड़ रियासत नौ करके कौन सी थी, सॉरी मेवाड़ रियासत नौ क्या थी, मारवाड़ रियासत थी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें नारनौल हरियाणा में अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया। तो ये फैक्ट ऊपर वाला जो मेवाड़ रियासत थी गलत हो गया, नारनौल हरियाणा में अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया, ये बात बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार उसका उत्तर क्या हो गया अपना, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नसीराबाद विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है, मतलब नसीराबाद जो विद्रोह हुआ उसके संबंध में कौन सा तथ्य गलत होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति, नसीराबाद के अंदर जो दूसरा उसमें से अपने को फैक्ट बताने, तो नसीराबाद में राजस्थान में पहली क्रांति हुई थी क्या। दूसरा, क्रांति का कारण क्या था, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो असंतुष्ट थी, इस कारण से यह उससे लोग असंतुष्ट थे। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उससे वहाँ के लोग क्या थे, असंतुष्ट, एक ये कारण था। तीसरा, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इनका साथ दिया था, ठीक है। और चौथी बात थी कि मोरिसन नामक अधिकारी को मार करके दिल्ली भगाया गया। तो कहाँ की बात हो रही है, नशीराबाद की। नशीराबाद के संबंध में कौन सा फैक्ट गलत है, ये मैं बताना है, गलत ही बता रहा है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे पहली क्रांति थी, बताया हुआ आपको, नशे में राजस्थान में क्या करते सबसे पहले क्रांति, ठीक है, 28 मई 1857 नसीराबाद, ठीक है।
10 मई से 18 जोड़ देना, 28 आ जाएगी। ठीक है। क्रांति का कारण 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आगे है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। अब सुनना, देखो 15वीं और 30वीं में अंतर आने के बाद दूने का अंतर हो गया, 30 वाला ज़्यादा ताकतवर होगा और 15 वाला कम ताकतवर होगा। तो 30वां जो है वो सही है। ठीक है। 30वें ने 15वें को बढ़ने नहीं दिया, ऊपर नहीं आने दिया। इसका मतलब 15वीं से क्या रखी उसने, असंतुष्टि। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से असंतुष्ट थी। कहने का मतलब तो पूरी जो छावनी थी ना, नशीराबाद की पूरी छावनी, वहाँ के जो कैंडिडेट थे पहले से ही, वो हुआ ये था कि सबके सब इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से नाराज थे। कारण ये था कि यहाँ की तो थी नहीं और बाहर से आई थी, और बाहर रहने वालों से जमती भी कमी है। ठीक है। और उनको महत्व भी ज़्यादा दिया जा रहा था। तो इस बात को लेकर के यहाँ के लोगों ने देखा कि यार ये हो क्या रहा है, हमारे पे विश्वास नहीं, इन पे विश्वास। तो अविश्वास वाली बात थी ना, उसको लेकर के कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के ऊपर हमारे से ज़्यादा विश्वास किया जा रहा है, इस बात को लेकर के उनके मन में फिर विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। और फिर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो उनके उन क्रांतिकारियों के साथ आ गई। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो चुकी, तीनों फैक्ट सही हैं। पहली राजस्थान में 1857 क्रांति हुई थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री से यहाँ के लोग असंतुष्ट थे, बिल्कुल सही है। और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री इनका साथ दिया था, ये भी सही है। मोरिशन नामक अधिकारी को मारकर दिल्ली पहुंचे, ये गलत है। देखो नैसे नसीराबाद और नैसे न्यूबरी, ये याद रखना, नैसे नसीराबाद और नैसे ही न्यूबरी, ये अच्छे से याद रखना। नसीराबाद में कौन था, न्यूबरी था, न कि मोरिशन। ठीक है ना, मोरिशन नहीं था। तो ये फैक्ट हो गया गलत और उत्तर हो गया अपना ये सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीमच छावनी के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। यह राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में थी, बिल्कुल। नीम का पेड़ राजस्थान से बाहर ही था। यहाँ तो मध्य इस क्रांति के अंदर नीम का पेड़ था ही नहीं, बाहर था, मतलब मध्य प्रदेश में था, राजस्थान में नहीं था। सही है। इसकी देखरेख मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शावर करता था। और जो बरसात का जो पेड़ है, नीम का पेड़, उसमें बरसात चाहिए, बरसात चाहिए मतलब मे होना चाहिए। राजस्थान में उसे मे बोलते हैं। और मे बरसेगा, यानी मेवाड़ का जो मे बरसेगा, ठीक है, तो वो शावर के रूप में बरसेगा। ठीक है। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शावर जो था वो उसकी देखरेख करा था, किसकी, उस नीम की। तो नीमच में ये भी फैक्ट सही है। नेतृत्व करता हीरालाल और मोहम्मद अली बेग। उस नीम के नीचे कौन खड़े थे, हीरालाल। क्या लेकर खड़ा था, बेग। हीरालाल के ऊपर क्या था, बेग था। ठीक है ना, वो उसको लटकाए हुए था। ऐसे इसको याद रख लेना। ठीक, तो तीनों फैक्ट याद रहेंगे। राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में था, लेकिन राजस्थान का जो मेवाड़ रियासत का जो एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट, शावर, ठीक है ना, वो उसको क्या करता था, देखभाल। पेड़ को बरसात तो चाहिए, शावर चाहिए, तो शावर करता था, देखभाल करता था। और हीरालाल और बेग वो वहां के थे, कहाँ के, नीमच के। हीरालाल और मोहम्मद अली बेग ये नीमच के क्रांतिकारी थे। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने इन्हें डूंगला गांव में शरण दी, यानी अंग्रेजों को जो है वो डूंगला गांव में शरण दी। नहीं, ये गलत है। ये गलत क्यों है ये समझ लो पहले तो। शरण दी नहीं उसको यहाँ पर, ठीक है ना। शरण कहाँ दी गई, शरण दी गई, देखो मेवाड़ वाले जब शरण देते थे ना, तो खुद आगे से साफ, ठीक है ना, पीछे शरण देते थे। पीछे देते थे मतलब पीछोला। कहाँ दी शरण, पीछोला में शरण दी, ठीक है ना। पीछोला में शरण कहाँ दी गई, पीछोला, ठीक है, पीछोला के अंदर शरण दी गई। और इसका मतलब ये है कि देखो शरण सामने से अंदर पीछे से दी गई। और अब यहाँ बात क्या हो रही है, डूंगला गांव में, तो डूंगला गांव में तो बिल्कुल नहीं दी गई, ठीक है ना। डूंगला गांव जो है उसके अंदर शरण नहीं दी गई। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान। यहाँ तो बंदी बनाया था किसने, क्रांतिकारियों ने। किनको, अंग्रेजों को। डूंगला गांव के अंदर रूंगाराम के घर पे क्या बनाया था, इनको बंदी बनाया था। तो फैक्ट पूरी तरह से क्या है, गलत है। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। बाकी फैक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीमच विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। किस संबंध में, नीमच विद्रोह है उसके संबंध में कौन सा गलत है। तो गलत की बात करें, अंग्रेजों को बंदी बनाया डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़ में रूंगाराम के घर, बिल्कुल सही बात है। डूंगला गांव कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। रूंगाराम के घर पे, डूंगला गांव में भी कहाँ पर, रूंगाराम के घर पे क्या किया था, इसको गिरफ्तार किया गया था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मतलब उन क्रांतिकारियों ने बंदी बनाया था अंग्रेजों को। फिर अंग्रेजों को यहाँ छुड़ा करके ले गए जब, तो शरण किसने दी थी, तो पीछोला झील के अंदर जगमंदिर है, जगमंदिर और जगनिवास दो है। इसमें भी ध्यान रखना, मंदिर में शरण दी थी, जगमंदिर में शरण दी थी महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक, स्वरूप सिंह उस समय क्या थे वहां पर, महाराणा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सही है फैक्ट। फिर पुनः नीमच पर अधिकार पॉलिटिकल एजेंट शावर्स द्वारा, शावर्स के अलावा भी एक और था, तो ये फैक्ट यहाँ ये इसी कारण से गलत हो गया। शावर के साथ बर्टन भी था,
शावर तो मेवाड़ का ही था, और जो कोटा का एजेंट था ना वो था बर्टन। तो बर्टन कोट का बटन और मे का शावर, मेबर से तो शावर और कोट का क्या हो गया बटन, ठीक है ना। तो शावर्स और बर्टन ये दो थे यहाँ, न कि अकेला कौन था शावर्स, ठीक है। तो ये फैक्ट क्या हो गया गलत। लास्ट फैक्ट जो इसके अंदर आता है वो है अंग्रेजों की देखभाल गोकुलचंद मेहता ने की थी। बिल्कुल सही है, गोकुलचंद मेहता ने क्या की थी, अंग्रेजों की देखभाल की थी। कहां पर, पिछोला झील में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, हमें गलत ही ढूंढना था। चले आगे। चलिए, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, यह बात नीमच विद्रोह के समय किसने कही। ये बात किसने कही थी, नीमच में कही थी कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, ठीक है ना। और जो शपथ थी कि हम किसी को अधिग्रहण नहीं करेंगे, और बल्कि उसके बावजूद कई राज्यों को आपने क्या किया है, अधिग्रहण। ये बात मोहम्मद अली बेग ने कही थी। ये ध्यान रखना, कहां पर, नीमच विद्रोह के समय। नीमच विद्रोह में जब उन्हें परेड में लगाया गया था सब क्रांतिकारियों को, तो उनमें से मोहम्मद अली बेग ने बात कही थी कि नीमच विद्रोह जो है उसमें बात कही थी, क्या कही थी कि हम अपनी वचन पालना के लिए बाध्य नहीं। क्या अंग्रेजों ने अपनी वचन पालन किए क्या, हम क्यों करें, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात वहां पर हुई थी, और किसने की थी, मोहम्मद अली बेग ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। या 1857 क्रांति में कौन सा तथ्य गलत है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू था, बिल्कुल सही है। डूंगजी जवाहर जी का संबंध इस ब्रिगेड से था, ये भी बिल्कुल सही है। शेखावटी के थे डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी का वास्तविक नाम बलजी भूर जी था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। डूंगजी जवाहर जी अमीरों के लोग देता थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गरीबों के लोग देता थे। ये करते क्या थे, अमीरों से लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। शेखावाटी में डूंगजी जवाहर जी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में बलजी भूर जी के नाम से बहुत अधिक फेमस है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ उत्तर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन अपना क्या हो गया उत्तर। आगे चलते अपन। भीलों की एक छावनी जिसने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, इसके बारे में एक ट्रिक है, उसको थोड़ा देख लो। क्या है, ब्याह ब्याह होता है ना, ब्याह जान दो, विवाह, ठीक है। बहुत से मित्र जो देख रहे हैं उनका कईयों का टारगेट ब्याह भी है, नौकरी लग जाए तो क्या हो जाए, ब्याह, ठीक है। तो ब्यावर, ठीक। तो ब्याह में मतलब मेर जनजाति, ब्यावर में तो ब्यावर जो है, ब्यावर में कौन सी जनजाति, मेर जनजाति जो थी वो तो कहाँ थी, ब्यावर में। जनजाति ये थी, इसने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। इसी प्रकार दूसरी जनजाति थी भील जनजाति खेरवाड़ा में थी, ठीक है ना। तो भील जो थे उनको तो मौका नहीं मिला था, वो क्या कर देते, बिखेर देते, खेर यानी खेर कर देते, अलग अलग कर देते, टुकड़े कर देते, बिखेर, भी यानी भील और खेर यानी खेरवाड़ा, ठीक है ना। तो बिखेर देते, ठीक है ना, अर्थात अलग अलग कर देते अंग्रेजों को, भील और खेरवाड़ा। इस प्रकार से इनको याद रखना, तो दोनों ट्रिक याद आ जाएंगे, और दोनों आने वाले प्रश्न यही हैं, और इनका सही उत्तर आप दे देंगे। भीलों की एक छावनी किसने 1857 क्रांति के में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो भीलों ने कहाँ भाग ले लिया, खेरवाड़ा में जो थे, खेरवाड़ा के थे बिखेर, ठीक है ना। तो खेरवाड़ा की छावनी थी भीलों की, उसने 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। अगला है मेर जाति की एक छावनी जिसने 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो मेर जाति की छावनी कहाँ थी, ब्यावर में थी, और इसने भी 1857 क्रांति में भाग नहीं। आउवा ठिकाने के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। अच्छा, आज 1857 क्रांति पूरी जाएगी, और कल से जो टॉपिक होंगे ना, थोड़ा हमें जल्दी लेना पड़ेगा, और क्योंकि एग्जाम जल्दी आ गई फर्स्ट गेट वालों की, तो पूरा टॉपिक लेंगे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चंस का नहीं लेंगे, थोड़ा सा आपको हो सकता है लंबा लगे वीडियो, लेकिन आने वाला जो वीडियो होगा वो पूरा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसमें 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 20, 25, 30, 40 तक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टॉपिक पूरा होगा, एक दिन में टॉपिक पूरा होगा, जिससे आपका लगभग दूसरे दिन के हिसाब से भी टॉपिक पूरे हों, तो एग्जाम से पहले, फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाएं, और जो मेरे दृष्टिकोण से बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आउवा ठिकाने के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय आउवा पहुंचे। दूसरा, एरिनपुरा के सैनिकों का कुशाल सिंह चंपावत ने सहयोग किया। तीसरा, इस समय मेवाड़ के राजा ओनाड सिंह पवार थे। और चौथा जो है वो है कि 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ युद्ध हुआ। पहले हम देख लेते हैं जो सही है, उन जो चीजें हैं उनको देख लेते हैं। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय आउवा पहुंचे, बिल्कुल सही है। जो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में आउवा मिला, आउवा के अंदर उन्होंने देखा कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो कि भारतीयों के लिए यह कह सकते हैं कि भारतीय सैनिकों के लिए बहुत पॉजिटिव व्यक्ति था, 1857 की क्रांति में सपोर्टेड व्यक्ति लग रहा था उनको, तो वहां जाकर के संरक्षण लिया, और उन्होंने
कुशाल सिंह जी ने इनका पूरा पूरा सपोर्ट भी किया। अगला है एरनपुरा के सैनिकों का कुशाल सिंह चंपावत ने सहयोग किया। बिल्कुल, जब वो गए तो उन्होंने उनका सहयोग भी किया। उस समय मेवाड़ के राजा ओनाड सिंह पवार थे। ये बिल्कुल गलत है, ओनाड सिंह पवार नहीं थे। इसे मेवाड़ ने पढ़ के आप मारवाड़ पढ़े, क्योंकि जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ वो मारवाड़ की है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहाँ के थे? पाली के। और आउवा पाली में पड़ता है। मारवाड़ जो है वो पड़ती है वहां की रियासत थी उस समय। मारवाड़ के अंदर तख्त सिंह वहां के राजा थे, और वहां पर मोकमेशन जो थे वो वहां के क्या थे? गवर्नर जनरल या एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी से बोल सकते हैं, वो वहां पर थे। कौन? मोकमेशन। तो दो नाम यहाँ याद रखने आपको, एक तख्त सिंह, ठीक है ना, तख्त, और दूसरा मोकमेशन। ठीक है, ये दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, मेसन, मोकमेशन और तख्त सिंह। मोकमेशन वहां के गवर्नर जनरल थे और तख्त सिंह वहां के राजा थे। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो पूरी तरह से लाइन गलत है। और अगला है 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ युद्ध हुआ। ये बिल्कुल सही है। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ युद्ध हुआ था। मैंने पहले बताया भी रखा आपको, 8 और 18। ठीक है ना? वो ट्रिक पिछली बार वाली आप यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेंगे तो उसका रिपीटेशन भी होगा। 8 सितंबर 1857 को क्या हुआ था? बिठोड़ युद्ध। पहला युद्ध था, 8 से स्टार्ट हो गया। ठीक, चलिए, तो यहाँ क्लियरली हो चुका है। यहाँ पर उत्तर कौन सा रहा? सी। क्लियर? सी उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं अपन इसमें। अगला क्वेश्चन आता है, आउवा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? बिठोड़ युद्ध, ओनाड सिंह, हीथकोट, राजमल लोढ़ा। मतलब बिठोड़ युद्ध में एक साइड में जब तख्त सिंह जो शासक थे उनकी तरफ से लड़ने वाले कौन कौन आए? ओनाड सिंह और राजमल लोढ़ा, ये तो उसके सेनापति और उसके सरदार थे। और हीथकोट जो था वो अंग्रेज अधिकारी के रूप में इनके साथ आया। ठीक है, बिठोड़ युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। तो एक साइड में तो ये थे ओनाड सिंह, हीथकोट और राजमल लोढ़ा। ठीक है ना? ओ हीरा, याद रखने का तरीका इसमें, ओ हीरा मतलब हीरा बन के आए थे सारे, तीनों के तीनों हीरो बन के। ठीक है, ओ हीरा वर्सेज कुशाल सिंह। सामने कौन मिल गया? इनका डबल हीरो। कौन? कुशाल सिंह चंपावत। इन्होंने इसको क्या कर दिया? इन लोगों को पराजित किया था। किसमें? बिठोड़ युद्ध में। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई और बिल्कुल सही भी है कि ओनाड सिंह, हीथकोट, राजमल लोढ़ा वर्सेज क्या रहा? ये कुशाल सिंह के मध्य युद्ध रहा। सही है। बिठोड़ में ओनाड सिंह और हीथकोट दोनों मारे गए। ठीक है, हीथकोट अंग्रेज अधिकारी और ओनाड सिंह ये दोनों मारे गए। राजमल लोढ़ा जो था वो बचा था इसमें। ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये तो बात किसकी हो गई? बिठोड़ युद्ध की। और बिठोड़ युद्ध में बताया था 8 सितंबर 1857। अभी थोड़ी देर पढ़ा था ना अपने 8, और अब आएगा 18 वाला। ठीक है ना? वो है चेलावास का युद्ध। तो फिर है चेलावास का युद्ध, कुशाल सिंह वर्सेस पैट्रिक लॉरेंस और मोशन के बीच में हुआ। अभी मैंने बताया आपको कि मारवाड़ का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था मोकमेशन। ठीक है, ऐसे याद रखना, मारवाड़ में मिट्टी है और मिट्टी जो है बेसन की तरह है। मेसन यानी उसको हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी को मसल सकते हैं। ठीक है, मोकमेशन, उसको ऐसे याद रखना। और लॉरेंस वहां मारवाड़ के अंदर अगर किसी को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज भेजे जाएंगे, पूरी राजपुताने के अंदर अगर राजपुताने के शासकों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज भेज जाएंगे तो अंग्रेज कैसा होना चाहिए? लॉरेंस, लॉइन की तरह होना चाहिए। तो लॉरेंस भारत का, राजस्थान का उस समय क्या था? राजस्थान का एजीजी था। और मैकमोसन किसके लिए भेजा गया था? मारवाड़ के लिए भेजा गया था। ठीक है ना? तो पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का गवर्नर जनरल और मैकमोसन मारवाड़ का गवर्नर जनरल। और चेलावास के युद्ध के अंदर सामने से दोनों क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। किसके सामने थे? कुशाल सिंह के सामने। ठीक, लास्ट ऑप्शन जो है ना उसको देख लेते हैं। पैट्रिक लॉरेंस की गर्दन काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। नहीं, यहां आपको ध्यान रखना है कि पैट्रिक लॉरेंस की गर्दन नहीं कटी थी। किसकी कटी थी? मैकमोसन की। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है ना? बाकी तीनों फैक्ट सही हैं, चौथा फैक्ट गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहुआ में अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के मध्य अंतिम संघर्ष के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? अंतिम संघर्ष के संबंध में। ठीक है ना? अब यहां बात किसकी आ रही है? 8 और 18 दो के दो गई क्लियर। ठीक है ना? 8 सितंबर और 18 सितंबर। कौन कौन से? बिठोड़ और चेलावास। ठीक है ना? बी और सी। बी यानी बिठोड़, सी यानी चेलावास का युद्ध। दो तो हो गए। अब जो युद्ध बताना वो किसी नाम विशेष से नहीं हुआ, क्योंकि काफी दूर तक लड़ा गया, काफी पूरे मारवाड़ में फैल गया था युद्ध, तो इसलिए इसका स्थान तो नहीं रहा, लेकिन इसकी तारीख आपको याद रखनी है। और वो अगली साल की होगी, 57 के बजाय कहाँ हो गई? 58। ठीक है, और जनवरी के पहले महीने में ही हो गई। तो 20 जनवरी 1858 का जो युद्ध था वो था तीसरा और आखिरी आहुआ के संबंध में युद्ध। तो आहुआ में अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के मध्य अंतिम संघर्ष के संबंध में कौन सा तथ्य
गलत है। पहला ऑप्शन अपने सामने आता है, कर्नल होम्स के नेतृत्व में नसीराबाद और पालनपुर की सेना आई। जब कुशाल सिंह कंट्रोल में नहीं आया तो ऐसे में कर्नल होम्स को भेजा गया कि आप जाओ उसको कंट्रोल करो। अब वो देखा कि मेरे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि जब वहाँ के गवर्नर जनरल को ही, जो कि लॉरेंस था, उसको भगा दिया, मैकमोसन को वहाँ पे मार दिया, तो कंट्रोल होने की बात कहाँ थी, उसको डर लग रहा था। तो होम्स जो है वो अपने खुद के पर्सनल बिहेव पे गए नहीं। वो क्या करता है कि नसीराबाद जो कि अजमेर में पड़ता है वहाँ की सेना ली और पालनपुर गुजरात की सेना ली, और वो दोनों सेना लेकर के वहाँ पे पहुंचा। और 20 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह और एरनपुरा के जो सैनिक वहाँ कुशाल सिंह जी के पास आए हुए थे, उन सैनिकों ने सबने मिलकर के, एक चीज ध्यान रखना, एरनपुरा के सैनिक कहाँ आए हुए हैं, कुशाल सिंह के पास। याद रखने का तरीका एक है दोनों, कुशाल सिंह और एरनपुरा के सैनिक एक मतलब ए और के, ठीक है, ए यानी एरनपुरा और के यानी कुशाल सिंह, ठीक है ना, ऐसे याद रखना इसको, लेकिन इसको गलती मत कर देना, ठीक है। तो एरनपुरा के सैनिक किसके पास थे उस समय, कुशाल सिंह जी के पास। तो वहां पर ये संघर्ष हुआ 20 जनवरी 1858 को, और इस संघर्ष के अंदर ये इनका दमन हो गया, क्योंकि दो सेनाएं तो उनकी थी, जो कि यहाँ के लोकल लोग थे, तो उनको अच्छी तरह से मालूम था कि किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी इन्होंने क्या किया था कि जो वरदान कुशाल सिंह जी के लिए था, कौन, सुगाली माता की मूर्ति, वो मूर्ति इन्होंने जाते ही छीन ली, कि वो वरदान है इनके लिए, कुशाल सिंह जी के लिए, उनका आशीर्वाद है, पहले तो उसको छीनो। तो मूर्ति छीन करके उसे खंडित करने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। और फिर जब ले लिया था तो लेकर के उस मूर्ति को, और चूंकि दमन कर चुके थे, वो मूर्ति लेकर अजमेर चले गए। अजमेर से फिर वो वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय में, कहाँ पर स्थित है, पाली के अंदर बांगड़ संग्रहालय वहां पर स्थित है। कलकत्ता जो आगे ऑप्शन देगा ना, कोलकाता ले गए, वो गलत हो गया, ये ऑप्शन कलकत्ता गए ही नहीं थे इसको लेकर के, ठीक है ना। और सुगाली माता की को 1857 की क्रांति की देवी कहा गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। गलत कौन सा हो गया, ये उत्तर भी कौन सा हो गया, ये, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवा विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। कुशाल सिंह ने सलूम्बर और कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास जाकर शरण ली, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुशाल सिंह जी जब जाकर के फिर शरण लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना, कोठारिया और सलूम्बर, इन दो जगहों पर, ठीक है ना। कोठारिया और कोस, यानी कई कोस गए, को यानी कोठारिया, स यानी सलूम्बर, कोस, कई कोस गए और जाकर के शरण ले ली। तो कोठारिया और सलूम्बर में जाकर के शरण ली थी। नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया, जब अंग्रेज पीछे हो गए तो कहाँ जाकर के समर्पण करना पड़ा उनको, नीमच में, ठीक है ना। ये भी ध्यान सही है। अगली बात, जांच हेतु मेजर टेलर आयोग गठित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, कुशाल सिंह को मृत्युदंड दिया गया, तो मृत्युदंड नहीं दिया गया। कुशाल सिंह जो थे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उन्हें मृत्युदंड न दे करके उन्हें छूट दे दी गई, अर्थात उन्हें निर्दोष साबित करके उन्हें छोड़ दिया गया। और इस प्रकार से ये हमारा गलत हो गया फैक्ट, और ये उत्तर भी हो गया, क्योंकि गलत ही हमें पूछा गया था, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। टेलर आयोग याद रखना, और नीमच में इन्होंने समर्पण किया था, ये ध्यान रखना, और कोस, कोठारिया और सलूम्बर याद रखना, ठीक है ना, वहां जाकर के इन्होंने शरण ली थी। चले आगे। अगला, राजस्थान में 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। 1857 की क्रांति में दो विजय स्तंभ पाली में थे, निश्चित रूप से मैंने अभी बताया आपको, आवा पाली में पड़ता है, वहीं पर 1857 की क्रांति प्रमुख रूप से रही। तो निश्चित रूप से वहां क्या रहा कि दो विजय स्तंभ वहां पर पाली में बनाए गए थे। फिर है केसरी सिंह सलूम्बर, जोध सिंह कोठारिया ने ताता टोपे को पकड़वाया, ये गलत बात है। केसरी सिंह जी और जोध सिंह जी, ये तो इन्होंने बहुत सहयोग किया था क्रांतिकारियों का, ये तो संभव ही नहीं है। और इन्होंने जो है ताता टोपे को पकड़वाया नहीं, बल्कि संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है ना, इन्हें संरक्षण प्रदान किया था, तो फैक्ट गलत है। अगला, टोक के नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों के समर्थक थे, बिल्कुल, ये जितने नवाब और सरदार और जो शासक थे वो लगभग इनके समर्थक थे अंग्रेजों के, तो ये सही फैक्ट है। टोक की जनता व सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है, जनता ने और सैनिकों ने विद्रोह किया था। फैक्ट गलत ही दिए, इतना ही है, केसरी सिंह सलूम्बर और जोध सिंह कोठारिया जो थे, उन लोगों ने ताता टोपे को संरक्षण दिया था, न कि उनको पकड़वाने का कार्य किया था। और ध्यान रखना, दो विजय स्तंभ 1857 क्रांति कहां पर स्थित है, पाली में, ठीक। तो इस प्रकार ये फैक्ट गलत हो गया, उत्तर ये भी सही हो गया। चलिए छठवां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। भरतपुर के राजा जसवंत सिंह नाबालिग था जब 1857 क्रांति हुई थी, उस समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन था। मोरिशन ने विद्रोह को दबाया और भरतपुर के गुर्जरों और मेमों ने विद्रोह किया। देखिए एक चीज ध्यान रखना, भरतपुर में गुर्जर और मेमों ने विद्रोह किया, बिल्कुल सही। पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन थे,
भर गया मोरी में, भर गया मोरी में। 1857 क्रांति कहां पर गई? मोरी के अंदर। तो मोरी से याद रखना, ये भी सही है। भरतपुर के राजा जसवंत सिंह थे बिल्कुल, और वो नाबालिग के थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इनमें जस भर रहा था उस समय। ठीक है ना, जसवंत सिंह और भरतपुर। ठीक, और भर गया कहां पे? फिर मोरी में। तो दोनों याद रह जाएंगे। और मोरिशन ने विद्रोह को दबाया? बिल्कुल नहीं दबाया, भाग गया था यहां से। ये फैक्ट गलत है। मोरिशन इस जनता विद्रोह को देख करके यहां से भाग गया था, गुजरों और मेहूं के विद्रोह को देख करके यहां से भाग खड़ा हुआ था। तो यहां पर ये क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है अपना वो बिल्कुल सही हो गया, यानी ऑप्शन गलत है ये और उत्तर अपना सही हो गया। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में धौलपुर विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? किस विद्रोह की बात हो रही है? धौलपुर विद्रोह के संबंध में। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह था, यहां जनता ने विद्रोह कर दिया, या जनता और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 2 माह बाद पटियाला के नरेश ने आकर के जनता से राजा को छुड़वाया। कौन सी बात सही है? तो धौलपुर का राजा कौन? भगवंत सिंह, ये बिल्कुल सही था। यहाँ धौलपुर राजा कौन था? भगवंत सिंह था। ठीक है, फिर उसके बाद जनता ने विद्रोह कर दिया, बिल्कुल जनता ने विद्रोह किया। या जनता और सैनिकों ने विद्रोह किया? तो सैनिकों ने यहाँ विद्रोह नहीं किया था, यहाँ सैनिक थे ही नहीं धौलपुर में। ठीक है ना, सैनिकों ने यह विद्रोह नहीं किया, यहाँ जन विद्रोह हुआ था, ध्यान रखना। 2 माह बाद पटियाला नरेश ने आकर के जनता से राजा को छुड़वाया था। बिल्कुल ये बात भी ध्यान रखना, पटियाला नरेश ने आकर के और 2 महीने बाद इनको छुड़वाया था। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? सी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन गलत हुआ लेकिन उत्तर तो सही हो गया, क्योंकि अपने को क्या पूछा गया? तथ्य गलत। तो उत्तर क्या हो गया? ये सही। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में हुए विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? कोटा में जो विद्रोह हुआ उसके संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? सैनिक छावनी न होते हुए जनता द्वारा विद्रोह, बिल्कुल सही है। जहां कोई सैनिक छावनी नहीं थी, फिर जनता ने क्या किया था? विद्रोह किया था। 6 माह तक जनता का शासन रहा, मतलब जनता ने विद्रोह किया था एक तरह से यहाँ। ठीक है, और 6 माह तक जनता का शासन रहा, बिल्कुल सही है। जयदयाल और मेहराब खान द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? नेतृत्व किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। कोटा के शासक मदनपाल थे, कोटा के शासक मदनपाल नहीं थे, मदनपाल करौली के शासक थे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल क्या हो गया? फैक्ट गलत हो गया, और इस आधार पर उत्तर अपना क्या हो गया? ये सही हो गया। कोटा के राम सिंह थे। ठीक है ना, कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटकर कोटा में घुमाया गया, बिल्कुल बर्टन को काट के पूरे कोटा में घुमाया गया, ये सही फैक्ट है। ठीक है, अगली बात, बर्टन के 2 बेटों और सेडलर कोटम को बंदी बनाया गया। अगला देख लेते हैं एक बार। एजीजी लॉरेंस ने रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी, बिल्कुल सही है। लॉरेंस थे उस समय और उन्होंने रॉबर्ट्स को यहाँ पर भेजा था, क्योंकि कोट पहने के क्या हो जाते हैं? रोब में आ जाते हैं, तो रॉबर्ट्स को यहाँ पर भेजा था। करौली के मदनपाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो करौली के मदनपाल है, उन्होंने निश्चित रूप से अंग्रेजों की सहायता की थी, ये भी फैक्ट बिल्कुल सही है, ये गलत है। बर्टन के 2 बेटों और सेडलर कोटम को बंदी नहीं बनाया था, इनकी हत्या ही कर दी थी, इनको मार दिया था जनता ने। किसने? बर्टन के 2 बेटों को और सेडलर कोटम जो वहां का एक डॉक्टर था उसको, इन सब की हत्या कर दी थी, इसलिए ये बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कोटा में हुए विद्रोह के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? सर्वाधिक 17 तोपों की सलामी जीसीआई की उपाधि मदनपाल को मिली, और निश्चित रूप से मदनपाल ने इनका सहयोग किया था वहां कोटा में, करौली का मदनपाल इनका सपोर्ट करता है, तो निश्चित रूप से इनको तो उपाधि बढ़ेगी, तो उपाधि दी गई, 17 तोपों की सलामी दी गई, बिल्कुल सही है। और इसकी कम कर दी गई, ये भी बिल्कुल सही है, कोटा वाले की कमी होगी। फिर कोटा को दिसंबर 1857 के अंदर आजाद भी कर दिया गया, ये गलत हो गया मामला। 6 महीने की बात कर रहे हैं अपन, तो 6 महीने लगाओ। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 15 अक्टूबर से लगाना है आपको। कोर्ट अटकेगा अक्टूबर, कोटा में क्या हुआ, कब हुआ था? अक्टूबर महीने कोर्ट शरीर पे क्या किया जाता है? अटकाया जाता है। अब अक्टूबर से 6 महीने जोड़ो, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी से पहले तो फरवरी, तो 4 महीने हुए, मार्च और अप्रैल, लगभग मार्च अप्रैल में क्या हुआ था? यहाँ पे क्रांति समाप्त हुई थी, तो ये प्रश्न क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर ब्रजलाल भवन महल का संबंध इस विद्रोह से, बिल्कुल सही है। कोटा के इस राज भवन का नाम क्या था? ब्रजलाल भवन। ठीक है ना, ये आप अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। विद्रोह के संबंध में, कोटा विद्रोह के संबंध में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आप कंप्लीट हुए, 1857 क्रांति भी कंप्लीट हो गई।